इतनी बड़ी फिजिक्स हम लोग पढ़ के जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्लिक होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे। सबसे जरूरी बात ये है कि हमें मौके पे क्लिक हो जाए कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे। न्यूमेरिकल में बहुत हवा बना हुआ है, राइट। मैं आपको एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 से 2 पे आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है, और उसके बाद ऑब्वियसली ऊपर चढ़ेगा तो याद रखो एनर्जी फोटोन क्या करता है, एब्जॉर्ब। सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऊपर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी क्या होती है। ओके, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल में बहुत हवा बना हुआ है, राइट। मैं आपको एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। जो भी फॉर्मूले आपको बताया जाए फॉर्मूलों को याद कर लो, उसके आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी क्लेम किया 99.99% क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। और आजकल तो फॉर्मूला बेस्ड बोर्ड में जेई और नीट निकल जा रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है, राइट। तो फॉर्मूला हमें याद रखने होंगे किसी भी हाल में। अब देखिए, एक स्पेशल वार्निंग यहाँ पर लिखी, किसी भी तरह के ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल अगर हमें करने हैं, स्नेल्स लॉ या प्रिज्म, ये सब जो भी है, सबसे पहले लिखा हुआ नॉर्मल बनाओ या फिर टीआईआर, मतलब इसमें से कोई भी चीज़ हो। सबसे पहले क्या बनाना, नॉर्मल। जैसे लाइट स्ट्राइक करेगी एंगल्स को मेजर करने के लिए रूल नंबर 1 क्या है, पहले क्या बनाइए, नॉर्मल। अब सुनिए, इतनी बड़ी फिजिक्स हम लोग पढ़ के जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्लिक होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें मौके पे क्लिक हो जाए कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे। ये बड़ी ज़रूरी बात है, मैं आपको बताता भी जाऊँगा। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं इन दो फॉर्मूले से। एक फार्मूला होता है वी बराबर एफ लेमडा, अच्छी तरह से याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। कई बार ये सवाल पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती। बहुत ही शॉर्ट अगर एक लाइन में आंसर बताया तो आप बताओगे इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दैट इज वाई फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज। दूसरा फॉर्मूला होता है वी बराबर सी बाई म्यू। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि वी के दो फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं। जहाँ लैम्डा और इन सब की चर्चा हो तो ये लगा दो, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा हो तो ये लगा दो। इस बात को क्लियर करने के लिए दो फॉर्मूले, दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे। दो फार्मूले भी मैंने आपको बताए हैं, अब देखिए उनका एप्लीकेशन। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन, कोई दो फर्जी क्वेश्चन नहीं। देखो जैसे लिखा हुआ है, एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन एयर मीडियम, ये वो स्पीड ऑफ वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ दिया हुआ, हमें समझ में आ गया वी बराबर एफ लेमडा हम लोग लगा सकते हैं, राइट। फिर एक बार एयर में ये वेवलेंथ है, ओ सॉरी मीडियम में ये उसकी स्पीड है और ये उसकी वेवलेंथ है। एयर में उन्होंने पूछी इसकी वेवलेंथ, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वी बराबर एफ लेमडा फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार एयर के लिए लगाएंगे वी एयर बराबर एफ लेमडा एयर, एक बार मीडियम के लिए लगाएंगे एफ लेमडा मीडियम। लेमडा मीडियम दिया ही हुआ है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमको पता ही है, मीडियम में दी, दोनों को डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। आई होप फार्मूले का एप्लीकेशन क्लियर हुआ। फार्मूला याद होना जरूरी नहीं, कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है ये बहुत जरूरी है। मैं आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बताता जाऊँगा, ठीक। जितने भी लोग ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वो बस केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उस पर ध्यान देते जाएं। अगला देखिए, ये यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है और फिर एयर से मीडियम में, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव मीडियम में इतना हो जा रहा है 400 नैनोमीटर, मतलब हवा में 600 नैनोमीटर है, मीडियम में 400 नैनोमीटर हो जा रहा है। इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, तो देखो यहाँ पे हमें पता है वी बराबर एफ लेमडा तो लगना ही है, साथ ही साथ वी बराबर सी बाई म्यू भी लगाएंगे। देखो कैसे लगाया, वी एयर बराबर एफ लेमडा एयर, एयर में स्पीड हमको पता ही होती है, इतनी होती है स्पीड ऑफ लाइट। फिर वी मीडियम बराबर एफ इंटू लेमडा मीडियम, ब्लैक कर लेते हैं इसको। वी एयर बराबर ये लिया एफ लेमडा एयर, वी मीडियम बराबर एफ लेमडा मीडियम। इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पूछा है। अब देखो दोनों को डिवाइड कर देंगे, राइट। तो जैसे ही दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया, ठीक। अब हमको पता है कि जब वी मीडियम निकल आएगा तो वी मीडियम को क्या लिख सकते हैं, सी बाई म्यू, तो यहाँ से म्यू निकल आएगा, राइट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले तो देखो हम लोगों ने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया एफ लेमडा, क्यों, क्योंकि हमको दिया हुआ है भाई ऑब्वियसली, इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया। लेकिन दोबारा वी मीडियम बराबर सी बाई म्यू क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई क्योंकि हमको पता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया। क्या फार्मूला याद हो नहीं केवल काम चल जाएगा, काफ़ी हद तक चल जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सा फार्मूला कैसे कहाँ लगाना। मैं हर बार ये बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दिखा हुआ है कोई सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बी सी में 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पूछा किस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होगी। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट के दो फॉर्मूले, एक होता है एफ लेमडा, एक होता है सी बाई म्यू। तो अगर हम लोग एफ लेमडा यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि लेमडा पे कोई चर्चा नहीं। अब तुम कहोगे अगर एफ लेमडा नहीं लगा रहे तो सी बाई म्यू तुम्हें कैसे पता चल गया, है ना, आपके मन में आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पता चल गया, क्योंकि क्या हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, जी हाँ। और जैसे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू, वेट अ मिनट, उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, राइट। तो स्नेल्स लॉ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया लग जाता है। देखिए मैं आपको डायग्रामिकली अच्छा ये बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मैंने बना दिया खुद ही, ये देखिए ये तीनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। अब ज्योमेट्री पे मत जाओ, आर्ट में मत जाओ, बट ऐसे समझो सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ 15 डिग्री, यहाँ 35 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बेंड किधर हो रहा। आपको हाई स्कूल से याद होगा जितना ज़्यादा बेंडिंग होती है उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ए का, फिर किसका होगा, सी का, फिर किसका होगा, बी का। और फॉर्मूला हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है, सी बाई म्यू। म्यू बढ़ेगा तो वी घटेगा, तो ऑब्वियसली सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, ए में। होपिंग आप समझ पा रहे होगे कौन सा फार्मूला कैसे कहाँ लगाना है, राइट। अगला सवाल देखते हैं। देखिए फॉरेन मावा,
पाकिस्तान, आवर बेस्ट फ्रेंड सो कॉल्ड। इधर देखिए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ अरे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर सेंटर सी है, ठीक है साहब। रे इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर टू द पैरेलल तो बेस बी सी, मतलब जब यहाँ से लाइट निकल रही है तो इस बेस बी सी के ए बी के पैरेलल हो जा रही, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है जो भी है। फिर दिया हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ई, हमें यहाँ पे ये आर निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया है। देखो एक बात समझ लो, पूरे धरती पे कभी भी रिफ्रैक्शन हो रहा हो और एंगल से पूछा जाए तो पूरी संभावना है कि आपको कौन सा लॉ लगाना है, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ लगाते कैसे हैं, जनरली आप लोग याद रखते हो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, आप ऐसे याद रखो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। अब तुम कहोगे सर वही तो लिखा हुआ, बड़ी थोड़ा ज़्यादा यूजफुल रहता है, राइट। अब देखिए इधर, जैसे इधर देखिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ स्नेल्स लॉ क्यों लगा रहे सबको समझ में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है और कोई लॉ इसके अलावा है ही नहीं पूरे प्लेनेट पे। इसको मान लो 1 और इसको √3 दिया हुआ है, तो बताओ क्या होगा, 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। ये देखिए ये खत्म हो गया सवाल। 1 सेकंड का बड़ा सा देख के अजीब सा लग रहा था, ठीक है आगे सवाल देखते हैं। अब ये सब सवाल आप खुद करोगे, ठीक है। इसके सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं, बहुत ही घटिया सवाल है। ऑल्दो जो लोग ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं उनको ऑलरेडी हम करा चुके हैं, मैंने ही पूरी ऑप्टिक्स पढ़ाई है। ऑल्दो मुझे ये भी नहीं कराना चाहिए, लेकिन अब न्यूमेरिकल का मामला है इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं करवा दे रहा हूँ। ऑल्दो करवाना मुझे ये भी नहीं चाहिए था। अब इधर देखिए, जैसे ये सवाल स्नेल्स लॉ, यहाँ मैंने लिखा है स्नेल्स लॉ कब लगाना, ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग को हर बार ये रिकॉल होना चाहिए क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो सवाल देखते हैं, देखिए लिखा हुआ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मीडियम विद एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्रैक्शन ये वो एंगल ऑफ आर, ठीक है। साइन आई वर्सेस साइन आर का ग्राफ दिया हुआ, आपको स्लोप याद होगा, कभी भी स्लोप की चर्चा हो हाई स्कूल अगर याद हो तो m बराबर आपको याद होगा y बाई एक्स होता है या डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। तो बेसिकली y अपॉन एक्स, ठीक। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप पूछूं तो वो क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा। बाय द वे थीटा कितना है यहाँ पे 60। तो अगर ढंग से देखो तो खुद ही रिलेशन दे दिया साइन आई बाई साइन आर का। एनीवेज जो पूछा गया पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ वेलोसिटी हमें निकालनी है फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। तो भाई हमें निकालना है गुरु v1 बाई v2। अब देखो v1 बाई v2 के दो फॉर्मूले, या तो हम लोग f लैम्डा निकालें, लैम्डा पे कोई चर्चा नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा c बाई म्यू। अब तुम कहोगे सर म्यू का कहाँ से आइडिया लगा, म्यू का आइडिया लगा साइन आर और साइन आई से रिलेशन से, क्योंकि हमको पता है स्नेल्स लॉ, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे c बाई म्यू वाला। तो ये देखिए v1 का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया भाई साहब c बाई म्यू वन, और v2 का लगा दिया c बाई म्यू टू। c से c क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा म्यू टू बाई म्यू वन। तो अगर मैं म्यू टू बाई म्यू वन निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। उसके लिए मैंने लगा दिया स्नेल्स लॉ। ये देखिए म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, तो म्यू टू बाई म्यू वन क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। और साइन आई बाई साइन आर क्वेश्चन में दिया है क्या है, tan 60। क्या म्यू टू बाई म्यू वन पता चल गया, पुट कर दो यहाँ से, तो v1 बाई v2 पता चल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, इसलिए मैं क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, सभी लोग सवाल सॉल्व करने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। नोबडी टेल्स हाउ टू यूज। देखो इधर ये यहाँ पे तमाशा दिया हुआ, ये तमाशा दिया हुआ, ये एंगल पूछा। सवाल वाल अपना पढ़ लेना क्योंकि समय कम है, तो मैं सवाल पढ़ नहीं रहा हूँ, डायग्राम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए इधर। तो बहुत ही इजी सवाल है, स्नेल्स लॉ लगाना। कैसे पता चल रहा रिफ्रैक्शन हो रहा है सर, और कोई धरती पे फॉर्मूला है नहीं। तो देखो इधर म्यू एयर साइन 60 बराबर म्यू ग्लास साइन 35। साइन 35 आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं दिया वो कैंसिल हो जाएगा। म्यू एयर साइन 60 बराबर म्यू वाटर साइन 47। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया स्नेल्स लॉ इधर से, और यहाँ से लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं तो बस लाइट का डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ। कल को तुम यहाँ से लगाओ म्यू ग्लास इंटू साइन 35 इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू एयर इंटू साइन 60। इसका मतलब सर क्या स्नेल्स लॉ ऊपर नहीं नीचे कहीं से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लाइट कहाँ से आ रही कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, स्नेल्स लॉ दोनों तरफ से वैलिड है। बट एज अ जनरल कन्वेंशन छोटे मोटे लेवल के टीचर शायद कंफ्यूज हो जाए, तो जिधर से लाइट आ रही उधर से लगा देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। CBSE में दम नहीं, किसी में दम नहीं। अब देखो फिर यहाँ हम लोग लगा दिया ये फॉर्मूला, ये फिर यहाँ लगाया म्यू वाटर इंटू साइन 45 इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन थीटा। अब हमें थीटा निकालना, देखो इधर अगर मुझे थीटा चाहिए तो अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू वाटर बाई म्यू ग्लास। अगर ये पता चल जाए, साइन 45 पता ही होता तो थीटा पता चल जाएगा। तो बहुत ढंग से देखो इन दो इक्वेशन को, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो इक्वल है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट में क्या आएगा, म्यू वाटर बाई म्यू ग्लास इंटू साइन 47 अपॉन साइन 37। साइन 47 साइन 37 आपको डेटा दिया रहेगा, यहाँ से आप म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी निकालोगे, यहाँ पुट करोगे थीटा निकल आएगा। क्या ये प्योरली एप्लीकेशन था स्नेल्स लॉ का, जी हाँ, ठीक है। होपिंग आप समझ पा रहे हो। अब देखो ये सवाल दो घटिया हैं, बट केवल साइन कन्वेंशन को क्लियर करने के लिए मैंने बताया। देखिए लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल सर्फेस। अब देखो स्फेरिकल सर्फेस क्लियर नहीं है तो जनरली हम लोग कॉन्वेक्स मान लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डेरिवेशन कॉन्वेक्स का दिया हुआ है। मानने कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने कॉन्वेक्स मान लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो लिखते जाते हैं। एक अच्छा बालक हमेशा डायग्राम बनाता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया 1.5 और डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ 100 सेंटीमीटर पे। तो अब मेरी बात ढंग से सुनना, हमको लगाना ये फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। लेकिन हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। याद करो, जो लोग ऑप्टिक्स की मेरी क्लास नहीं लिए हैं मैं उनको जल्दी से बता दे रहा हूँ, ऑल दो यूट्यूब पर पढ़िए, अगर आपके पास समय हो देख लीजिएगा। वट एवर कम्स इन फ्रंट, जो भी ग्लास के सामने वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी, जैसे आपके लिए ये फ्रंट है लेकिन एट द सेम टाइम ये मेरे लिए बैक है, तो वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव, वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल इधर कोई भी चीज़ है वो नेगेटिव होगी, इधर कोई भी चीज़ होगी पॉजिटिव होगी, राइट। एक से ज़्यादा लेंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लेंस ये, एक लेंस ये, इसकी इमेज I1 और यही इमेज इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं पूछूं एक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी, u नेगेटिव वट एवर कम्स इन फ्रंट, इसके लिए फ्रंट है, लेकिन इस बंदे के लिए ये क्या चीज़ है, बैक, तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव, बट ये इमेज इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इस बंदे के फ्रंट में आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। देखो इधर ये 100 सेंटीमीटर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव फ्रंट में, तो ये देखो ये यू डिस्टेंस हमने नेगेटिव रख दी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुझे बताओ कैस का सेंटर इधर होगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी, तो मेरे भाई ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये देखो ये पुट कर दिया। होपिंग आप समझ पा रहे होगे, इजी क्वेश्चन है, राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सेम कॉनकेव का भी, इसको आप देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा वरना फंस जाएंगे साइन कन्वेंशन में। वट एवर कम्स इन फ्रंट दैट विल बी नेगेटिव, वट एवर कम्स इन बैक दैट विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आपको तकलीफ हो तो आप देख लीजिएगा। इधर देखिए, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगी R1, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी। अब बताओ फ्रंट में कौन आ रहा है, R2, तो R2 कैसा हो गया, नेगेटिव, बैक में कौन आ रहा R1, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। और देखते हैं, देखिए यहाँ भी देख लेते हैं, ये देखिए ये किधर की तरफ आ रहा है, बैक की तरफ आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी किधर ही आएगा, बैक की तरफ, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको देख लीजिएगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब लेंस मेकर फॉर्मूला फिर से मैंने कहा कब यूज़ करेंगे, देखो इधर जब भी लेंस पे चर्चा हो और कहें पानी में, मतलब कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेवलेंथ, सभी लोगों को पता होगा म्यू और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉचीज फॉर्मूला। ठीक, तो मेरी बात समझिए, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं म्यू और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कभी भी म्यू की चर्चा हो, मतलब मीडियम चेंज कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, हवा में ले जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, म्यू चेंज कर रहे हैं या लैम्डा चेंज कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपको यही लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। अब देखो म्यू आर का मतलब होता है म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग, म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग। इन केस अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है तो याद रखना लेंस का नेचर नहीं चेंज होता, मतलब ये चीज़ म्यू आर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो लेंस का नेचर चेंज होने वाला नहीं, ठीक, सेम नेचर रहेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो गया तो याद रखना नेचर चेंज हो जाएगा, मतलब कि लेंस का अगर 1.5 है सराउंडिंग का 2 है तो नेचर चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर दोनों मेरे भाई बराबर है तो 1/f 0 हो जाएगा, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, दैट विल बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास स्लैब, राइट। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दो एग्जांपल मैंने यहाँ दिए जो कि आप खुद से पढ़ेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ जो कि आप खुद से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मैंने यही पिक्चर क्लियर कर दी है। और जो बालक नहीं पढ़ेगा उसने जो भी थ्योरी सुनी वो केवल उसने टाइम वेस्ट किया, राइट। अब देखिए यहाँ के एक नोट हमने लिखा है, इन केस ऑफ मिरर चेंज नहीं होता, याद रखना। आप मत सोचिएगा मिरर को पानी में डिप कर देंगे या फिर ऐसा कुछ कर देंगे तो मिरर के केस में चेंज होगा, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में म्यू नहीं आता, ठीक है। एनीवेज फिर से एक बढ़िया फॉर्मूला है, सवाल है लेकिन बस पिक्चर को क्लियर करने के लिए। इक्वी कॉन्वेक्स, मुझे बताओ R1 कैसा होगा, नेगेटिव फ्रंट में, R2 कैसा होगा, पॉजिटिव बैक में। तो और सवाल में कोई भी दम नहीं है, बस केवल सवाल को सोल्यूशन देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ केवल और केवल जो चीज़ जरूरी है, जहाँ आप फंस सकते हैं, मैंने आपको लिखवा दिया, कई लोग कह रहे खुद क्यों नहीं करवा रहे हो, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ क्लियर कर दी, राइट। तो आप इस चक्कर में ना पड़े, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो बालक नहीं देखेगा फंस जाएगा। आप देखो इधर फिर कन्वर्जिंग लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर, फिर कंप्लीटली लिक्विड में तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ऑल दो सोल्यूशन हम दे देंगे क्या दिया है सोल्यूशन, ठीक। आगे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे अगर चर्चा करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/f इक्वलेंट इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 डैश डैश डैश, राइट। तो मेरी बात बहुत ढंग से सुनना, लिखा हुआ कन्वर्जिंग लेंस एक्सिली इन कॉन्टैक्ट विद डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है। अगर एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग है तो एक की फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, एक की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो 1/f इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 0, यानी f इक्वलेंट इनफाइनाइट, यानी दैट विल बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास स्लैब। तो बेसिकली होगा क्या, एक फिजिक्स अगर समझे, एक कन्वर्ज कर रहा होगा, एक डाइवर्ज, तो जैसे पैरेलल लाइट आ रही थी पैरेलल निकल गई, उसी को बोलते हैं प्लेन ग्लास स्लैब। होपिंग आप ये सवाल समझ पाए होगे, राइट। अब देखो इस सवाल को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखो तो एक आपको प्लेन कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और एक दिया हुआ प्लेनो कॉनकेव, ठीक। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और दोनों का रेडियस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ढंग से सुनना, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमें फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए, ठीक है, निकाल लेंगे, क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी में है, ठीक, राइट। सुनना मेरी बात, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी है, बहुत ढंग से सुनना। तो मैं इन दोनों की जगह एक लेंस मान लूँ, सिंपल, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और फिर फाइनल इमेज बना दूँ उस लेंस से, और इन दोनों की जगह
जो लेंस होगा उसका एफ इक्विलेंट निकाल लें। एफ इक्विलेंट कैसे निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 डैश डैश डैश। तो एफ इक्विलेंट निकाल ले। क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो 1/f इक्विलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 तभी लगा सकते हैं जब दोनों लेंस कॉन्टैक्ट में हो। यहाँ दोनों लेंस के बीच में गैप है, वो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। होपिंग आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए इधर, क्या इनफाइनाइट से लाइट आ रही है? जी हाँ, इनफाइनाइट से लाइट आती है तो लेंस कहाँ लाइट कहाँ जाती है गुरु? क्या वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है कि नहीं? जी हाँ, कहाँ कन्वर्ज हो जाती है? फोकस पे। ठीक, अब बताओ, अगर मान लेते ये एफ इसका फोकल लेंथ है, ठीक, पता नहीं कहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है उधर हो। अब बताना, जो ये इमेज बनेगी क्या इस भाई साहब के लिए ऑब्जेक्ट होगी? जी हाँ। तो मान लेते हैं वो दूरी है यू। तो अब बताओ मुझे, सबसे पहले मुझे ये फोकल लेंथ पता होनी चाहिए एफ, और उसके बाद ये जो इमेज बनेगी ये इसके लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो फिर से बताओ मुझे अगर फाइनल इमेज चाहिए इस बंदे की वजह से, तो क्या मुझे लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? इस बंदे के लिए बिल्कुल लगाना पड़ेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अब मेरी बात ढंग से सुनना, मुझे अगर ये इमेज डिस्टेंस चाहिए तो हर हाल में मुझे ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। फिर से आओ, इस बंदे के लिए मुझे क्या चाहिए? फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि मुझे इमेज डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो फिर से बताओ, क्या मुझे इसके लिए भी लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि नहीं? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेट मी अगेन एम्फसाइज एवरीथिंग, क्या मुझे दो बार फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? जी हाँ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्यों लगाना है? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट इमेज से डिस्टेंस से खेलना है। लेकिन क्या सवाल में फोकल लेंथ दी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है। तो अब जरा सोचो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे फोकल लेंथ निकल सकती है रेडियस ऑफ कर्वेचर? जी, आपने बिल्कुल सही गेस किया, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/r1/1/r2, राइट। तो बताओ, एयर इसको सराउंडिंग कुछ नहीं दिया तो म्यू आर में एयर ही रख दो, तो 1.5 माइनस 1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर रख देंगे, राइट। जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर रखेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसका सोल्यूशन मैंने दिया है, आप परेशान ना होइए, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या हमने किया। फिर से समझ लीजिए, मुझे दोनों के लिए लेंस फॉर्मूले लगाने, क्योंकि मुझे इमेज चाहिए। लेंस फॉर्मूले के साथ हम लोगों ने लेंस मेकर क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने फोकल लेंथ नहीं दी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? फोकल लेंथ, ठीक। आई होप आप समझ पाओगे, सोल्यूशन मैंने दे दिए हैं, आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक। अब ये सवाल एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, इसको आप जरूर करेंगे, याद रखिएगा। ये 2-3 बार आया है, मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, कुछ रीज़न है, क्योंकि एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है इसलिए नहीं करा रहे, आप इसको जरूर करिएगा, ठीक। और ये सवाल वो लोग करेंगे जो थोड़े से तेज़ हैं, ठीक। तो प्लीज़ समझे रहिएगा, सब लोग इस सवाल को अटेम्प्ट ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप थोड़े से तेज़ हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आगे देखिए, अब आ जाता कटिंग ऑफ लेंस। इस पे 2 बार सवाल पूछा गया है, मैंने पहले बताया, बट जल्दी से याद कर लीजिए। कटिंग ऑफ लेंस, एक होता है वर्टिकल कट, ऐसे कट कर दो, ऐसे। एक होता है हॉरिजॉन्टल कट। वर्टिकल कट करते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल कट करते हैं ऐसे, तो फोकल लेंथ सेम रहती है, पावर भी क्या रहेगी? सेम। फोकल लेंथ सेम है तो इसलिए पावर भी सेम होगी, इमेज इंटेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस, और हर हाफ फुल इमेज बनाएगा। इसको आपको रट लेना, आल्दो थ्योरी का पार्ट है, बट मैंने बता दिया। देखिए इधर, इसलिए बताया, ये देखिए पहले पार्ट में कटिंग वटिंग की चर्चा हो रही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर हम लोग ढंग से देखें तो सवाल में कोई दम नहीं। इधर देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस ये है, ठीक। पावर दी है तो पावर से क्या निकाल लेंगे? पावर को ही क्या बोलते हैं? 1/f, तो पावर यहाँ 5 रख दी। म्यू रिलेटिव 1.55 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। जल्दी समझा दे रहा हूँ, ये मान लो R1 है गुरु और ये क्या है R2। अब बताओ, क्या R1 इधर होगा? डेफिनेटली। क्या R2 इधर होगा? डेफिनेटली। R2 फ्रंट में तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव। R1 बैक में कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो होपिंग आप समझ पा रहे हो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। अब आ जाते हैं प्रिज्म में। देखो, प्रिज्म को सॉल्व करने से पहले आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि प्रिज्म में ये 3 फॉर्मूले मेनली लगने हैं। ए बराबर R1 प्लस R2, डेल टोटल बराबर आई प्लस ई माइनस ए। अब डेल टोटल से ही मिनिमम डिवीजन बनता है, तो उसको मैं अलग फॉर्मूला नहीं मान रहा हूँ। मिनिमम डिवीजन के केस में आई और ई क्या हो जाते हैं? बराबर। R1 R2 क्या हो जाते हैं? बराबर आर के। तो डेल एम किसके बराबर होगा? 2i माइनस ए बराबर क्या होगा? 2r। म्यू रिलेटिव होता है म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैं सब करा चुका हूँ। फिर से, ए बराबर R1 प्लस R2, डेल टोटल बराबर आई प्लस ई माइनस ए। डेल एम का फॉर्मूला ये है, म्यू रिलेटिव का ये। बस, जहाँ फॉर्मूला जिस बंदे को लगाना आ गया, बंदी को, उसका काम हो गया, ठीक। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ नॉन स्टैंडर्ड एंगल हमें याद कर लेनी चाहिए। देखिए इधर, साइन 15 डिग्री 0.25 होता है, साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, साइन 45.707 होता है, साइन 60.86 होता है, साइन 75.96, साइन 91। इससे फ़ायदा क्या होगा? कल से मैं आपसे कह दूँ, साइन थीटा है 0.46। तो देखो इधर 0.46 इन 15 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये एंगल 15 और 30 के बीच में होगा। तो एक अप्रॉक्सीमेशन गेस हो जाता है। लेट से मैं आपसे कह दूँ साइन थीटा है 0.76, तो इसके और इसके बीच में होगा।
यानी 45 से बड़ा होगा, 60 से छोटा होगा। ठीक, अब इसमें जो बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, सुनिए उधर, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो बहुत बेहतरीन सवाल बनता गुरु, वो ये बनता, वो कहते हैं कि इस सरफेस पे TIR हो जाएगा, इस एंगल को निकालो, या बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाए। बहुत ढंग से सुन लीजिएगा, वो आपसे कहेंगे इस वाले सरफेस पे TIR चाहिए, तो ये एंगल निकालो। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। TIR कब होगा? जब ये एंगल एटलीस्ट क्रिटिकल के बराबर हो या क्रिटिकल से बड़ा हो। हमारा एंगल, मैं वही हमेशा ट्रिक बताता हूँ, हमारा एंगल जो हम लोग एंगल गिरा रहे हैं वो R2 है कि नहीं? अगर हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए या क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो हम लोग सबसे पहले ये एंगल निकाल लेते हैं R2। ठीक, जैसे ही R2 निकालेंगे, A बराबर क्या लगा दोगे? R1 प्लस R2, मैंने सब लिखा हुआ। A बराबर क्या लगा दोगे? R1 प्लस R2, तो वहाँ से क्या निकल आएगा? R1। और फिर यहाँ क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ, तो वहाँ से क्या निकल आएगा? I। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। वो कहेंगे ये एंगल निकालिए कि इस पर क्या हो जाए, TIR। तो ये एंगल डायरेक्ट निकलेगा क्या? नहीं, सबसे पहले क्या निकालेंगे? R2 क्या लगा के? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला sin IC बराबर 1/μ रिलेटिव, अभी कहीं लिखा भी होगा मैंने। फिर R2 निकल आएगा, क्या निकालेंगे? R1। A बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। फिर R1 निकल आया तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे। होपिंग आप समझ पा रहे होगे कि कितने ज़रूरी सवाल है। कभी कभी वो बोल देंगे ग्रेजिंग इमरजेंस है, ग्रेजिंग इमरजेंस और आसान है, यहाँ 90 डिग्री मान लेना, वो जस्ट TIR की कंडीशन है, उस समय भी आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, राइट। अब देखो सवाल देखते हैं। देखो एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो क्या पूछा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब सुनो, फॉर्मूले मेरे पास मिनिमम डेविएशन के दो थे, याद करो। डेल एम बराबर 2i माइनस ए, एक फॉर्मूला था म्यू रिलेटिव बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। कौन सा लगाएंगे? म्यू रिलेटिव वाला। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, जिस बंदे को फॉर्मूला लगाना आ गया उसका काम हो गया, इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखे भी। तो म्यू रिलेटिव बराबर क्या होगा? म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। आपको सोल्यूशन सही मिलेगा, परेशान ना होइए। म्यू प्रिज्म कितना है? 1.6, ठीक। और म्यू सराउंडिंग कितना है? 4√2/5, राइट। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया? 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। क्या यहाँ से डेलम निकल आएगा? जी हाँ। आई होप आप समझ पा रहे हो कितने इजी सवाल है, राइट। 2 नंबर का क्वेश्चन था, सोच के देखो। आगे देखो, ये वही चीज है जो मैंने भी आपको बताई थी। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लाइट ऑफ एंगल इंसिडेंस, जिससे कि रिफ्रैक्टिव एंगल, प्रिज्म एंगल को कभी कभी रिफ्रैक्टिव एंगल बोलते हैं, सो दैट इट सफर्स TIR ऑन द अदर फेस। मतलब कि इसी की चर्चा कर रहे हैं। ये ऐसे लाइट आई, ये नॉर्मल, ये लाइट ऐसे गई, ये नॉर्मल, ये E, ये R2, ये R1, ये I। तो ये कह रहे हैं कि इस पे हमको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ये ताकि इस पे क्या सफ़र कर जाए, TIR। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग से हमें करना है। मैंने आपको बताया, सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ कि सबसे पहले, चलो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ। देखो इसको मान लो ग्रेजिंग इमरजेंस, ये 90 डिग्री, तभी तो TIR होगा। तो बताओ मुझे, हमको ऑलरेडी पता है अगर साइन R2 1/μ रिलेटिव है तो पक्का ये क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल होने का मतलब ही होता है वो खेल उसका हो जाए, ठीक। तो साइन R2 बराबर 1/μr, ठीक। इतना याद रहेगा सभी लोग को। तो अगर मैं R2 निकाल लूँ तो R2 क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/μ रिलेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 किसके बराबर है? A के। तो R2 आपको पता ही है, तो R2 यहाँ पुट करिए, तो यहाँ से R1 क्या निकल आएगा? A माइनस साइन इनवर्स 1/μ रिलेटिव। R1 आ गया, ठीक। अब बताओ, जैसे R1 आया, क्या मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दूंगा? बिल्कुल, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन R1। तो क्या आराम से आई निकल आएगा, वो डबल इनवर्स में आएगा, ठीक है। सोल्यूशन मैंने दिया, मैंने सॉल्व भी कर दिया हल्का सा। होपिंग आप समझ पा रहे होगे कैसे किया जाएगा। देखिए इधर अगला सवाल देखिए, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट्स हो रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं, क्या मुझे बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? कई जाहिल 90 बता देंगे, जबकि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, जल्दी बताओ। नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करोगे क्या इसी के साथ जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। फिर यहाँ से लाइट निकल रही, तो अगर मैं थोड़ा दांव पेच करूँ, बताओ ये 90 है, ठीक है, ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 30 डिग्री। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये एंगल जो है ये 30 डिग्री होगा। एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ सही है कि नहीं है। 60, 90, 30, 90, 30, हाँ 30, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 30 डिग्री, राइट। तो एनीवेज ये 30 डिग्री हो गया। अब इन्होंने कहा है हमें E निकालना। अब बताओ ये एंगल नॉर्मल वाला कितना है गुरु? 30, और हमें E निकालना। अब बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का √3 दिया, बाहर एयर। क्या स्नेल्स लॉ लगा के इजीली नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद इन्होंने कहा है कि रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म
एयर की जगह अगर हम यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दें, बताओ मुझे, पहले यहाँ एयर थी, अब तुमने कोई 1.3 की लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया, जरा सब लोग सच बताओ, बाहर तुमने डेंसर बना दिया। जब भी मीडियम डेंसर होता है क्या लाइट नॉर्मल की तरफ जाती है? यस, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस विल रिड्यूस। और वही आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट भी नहीं करना क्योंकि कहा गया क्वालिटेटिवली, तो आप बताओगे जैसे ही आपने डेंसर मीडियम बढ़ाया ये नॉर्मल की तरफ जाएगी यानी ई विल रिड्यूस। होपिंग आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एंगल ऑफ 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, सॉरी प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री है। द रे पासेस सिमेट्रिकली अबाउट द प्रिज्म, याद रखना मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, थ्योरी मैंने बताया था सिमेट्रिकली निकले वहां से। ठीक, फिर उन्होंने कहा फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना, तो फॉर्मूला पता ही है आपको, डेल एम बराबर क्या होता है 2i माइनस ए। आपको आई पता है 60, ये भी पता है, तो यहाँ से डेल एम निकल आएगा। फिर उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, म्यू रिलेटिव बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन गुरु क्या लिखोगे, साइन ए बाई 2। क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे? डेफिनेटली, जैसे फॉर्मूला लगाओगे म्यू रिलेटिव निकल आएगा, राइट। फिर इन्होंने कहा है कि अगर आप प्रिज्म को वाटर में डुबो देते हो तो डेलम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, याद करो। म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था, म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग, राइट। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन ए, पूरा लिख देता हूँ मैं, डेलम बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2, राइट। अब मुझे बताना, प्रिज्म को पानी में डालेंगे तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये तो चेंज होने नहीं वाला, ये भी चेंज होने नहीं वाला। जैसे प्रिज्म को पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, कम। तो ऑब्वियसली इधर भी कम होना पड़ेगा, लेकिन नीचे भी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ऊपर भी, तो अल्टीमेटली क्या चेंज होगा, डेलम। तो डेलम पानी में डुबालने पर क्या हो जाएगा, कम। होपिंग आप समझ पाओगे कैसे किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए सब सेम ही सवाल है, रिपीटेड है, बट चलो करा दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आल थ्योरी में भी कराया था। देखिए इधर ये लाइट यहाँ से स्ट्राइक करेगी, क्या आप मुझे बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, यहाँ पे 90 है, तो अगले साल की तैयारी करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, याद आया। ये 60 होगा, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा 30। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 30 है, गलत, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, देखो नॉर्मल ड्रॉ करो, ये हो गया 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना हो गया 60। अब इन्होंने पूछा है कि क्या ये लाइट TIR सफ़र करेगी कि नहीं। मैंने सिंपल बताया, हमारा एंगल यहाँ पे क्या है 60 डिग्री। अगर ये हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो TIR सफ़र करेगा, अगर हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं है तो TIR सफ़र नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें हमारा एंगल तो पता ही 60 डिग्री, क्या हम क्रिटिकल एंगल निकाल लें, जी हाँ। और क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी लोग को पता है, साइन IC बराबर 1 म्यू रिलेटिव। तो अगर वैल्यू पुट कर दी जाए इधर, देखिए म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू प्रिज्म बाई म्यू सराउंडिंग, तो 3/2 अपॉन 4/3, 3/2 अपॉन 4/3। तो अगर आप देखो तो 3/2 कितना हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, आई थिंक 8/9 आ जाएगा, ठीक। और 8/9 एंगल जो है वो इस एंगल से बड़ा होगा कि छोटा, ये डिपेंड करता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ कैलकुलेटर से, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर, अगर मैं निकाल लूँ 8/9 जो होगा वो होगा 0.8888, 0.888 के आसपास आ रहा। जब कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 3/2 अपॉन 4/3, हाँ तो ठीक है 8/9, तो 0.88। आपको याद हो कि साइन 75 डिग्री कितना था, 0.96, याद है। और साइन 60 कितना था, 0.86। साइन 60 था वो नॉन स्टैंडिंग एंगल, मैंने आपसे कहा था, याद कर लीजिएगा, साइन 60 था 0.86, राइट। तो ये 0.88 आ रहा है, यानी पक्का ये जो एंगल होगा क्रिटिकल, ये पक्का 60 डिग्री से बड़ा होगा। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री से बड़ा है, और हमारा एंगल कितना है 60, तो TIR होने वाला नहीं है, यानी लाइट बाहर निकल जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे गुरु। फिर से सेम सवाल है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला। फिर से इन्होंने पूछा है कि क्या लाइट ऐसे स्ट्राइक करके कुछ करेगी कि नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारा एंगल। क्या ये हमारा एंगल है, नहीं। अगर ये हमारा एंगल है तो तुम हमारे नहीं हो। पहले क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, हमारा एंगल निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल अगर हमारे एंगल से, हमारा एंगल अगर क्रिटिकल से बड़ा है तो TIR होगा, अदरवाइज TIR होने वाला नहीं है। होपिंग आप समझ पा रहे होगे, राइट। और सेम सवाल है, फर्जी टाइम पास है, देखो इधर इसको भी समझ लेते हैं। म्यू ग्लास ये दिया हुआ है, इक्विलेटरल प्रिज्म दिया हुआ है, मूव्स पैरेलल टू द बेस। मैंने बताया था मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है पैरेलल टू द बेस। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे। हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है इस रे के लिए। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम डेविएशन के बारे में आपको पता है। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताओ मुझे, डेल एम बराबर है 2i माइनस ए, राइट। एक फॉर्मूला ये है।
क्यों लगा रहा है? क्योंकि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं मिनिमम डेविएशन निकाल लूँ, और ए तो सवाल में 60 डिग्री दिया हुआ इक्विलेटरल प्रिज्म, राइट। तो अगर मैं ये निकाल लूँ डेल एम, तो मेरा काम हो जाएगा। डेल एम निकालने का कोई और फॉर्मूला क्या है? जी हाँ, आपको याद होगा, म्यू रिलेटिव बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, राइट। साइन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो मुझे बताओ, क्या ए पता ही है? यस। क्या म्यू रिलेटिव पता ही है? यस। ग्लास प्रिज्म दिया हुआ, हर कुछ नहीं दिया, एयर मान लो, तो क्या यहाँ से डेल एम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। उस डेल एम को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल आएगा? आई, राइट। कुछ लोग स्नेल्स लॉ लगा के भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है बुद्धि बाई बुद्धि पे। अब टी आई आर पे देखो, टी आई आर मैंने लिखा है यहाँ पे, टी आई आर क्या होता है देखिए। पहली कंडीशन, डेंसर से रेयर, ये थ्योरी का भी पार्ट है, और हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो साइन आई सी को देखो लिखा हुआ 1 बाई म्यू आर, साइन आई सी होता है 1 बाई म्यू आर, म्यू आर यहाँ पे होता है म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर, याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, पूछा गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। हमको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी, तो फॉर्मूला होता है वी बराबर क्या लगा देंगे? सी बाई म्यू। वी बराबर क्या लगा देंगे? सी बाई म्यू, राइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट निकालनी। अब तुम कहोगे एफ लैम्डा क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि मीडियम की चर्चा हो रही थी, सी बाई म्यू, लेकिन म्यू कहाँ पता है? म्यू के लिए उन्होंने क्रिटिकल एंगल दिया, तो बताओ मुझे, क्या मैं म्यू रिलेटिव बराबर लगा सकता हूँ? यस, 1 बाई साइन सी। साइन सी कितना दिया हुआ? 30 डिग्री, तो रख दो, तो यहाँ साइन 31 बाई टू, म्यू आ गया 2, और उसको 2 को पुट कर लो तो वी निकल आएगा। आई होप आप समझ पाए होगे, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, देखिए, हाउ डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल डिपेंड्स। ये वो नाटक दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं फिर से बताता आपको, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक। अब देखो आगे हमको निकालना क्या है? क्रिटिकल एंगल। देखो जैसे मैंने कहा, जैसे ही कुछ पूछा जाए तुरंत फॉर्मूला सोचो। हमसे क्रिटिकल एंगल कहा गया, तो साइन आई सी को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 1 बाई म्यू आर, राइट। सराउंडिंग कुछ दिया नहीं है, तो म्यू रिलेटिव सराउंडिंग क्या मान लिया हमने? एयर। तो ये बताओ 1 अपॉन म्यू मीडियम आ गया। अब देखो वी मीडियम, क्योंकि ये हमें मीडियम में स्पीड दी हुई है, तो वी मीडियम बराबर क्या होगा? सी बाई म्यू। तो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? म्यू मीडियम, और म्यू मीडियम पुट कर देंगे तो क्या निकाल आएगा? क्रिटिकल एंगल, राइट। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, इसको 2-4 बार देखिए आप, वीडियो को घुमा फिरा के पीडीएफ को आगे 2-4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करो ऑप्टिक्स में। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, आल दो वीडियो इसके बनाए हैं, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्लीज़ उस थ्योरी को देख लीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल समझ पाओगे। अदरवाइज मेरे लिए बहुत लंबा वीडियो होता है, समझा पाना इंपॉसिबल होता है, राइट। तो एनीवेज ऑप्टिक्स यहीं पे डन हो गया, राइट। तो अब हम लोग शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स छोटा है, रे ऑप्टिक्स मुकाबले इतना बड़ा नहीं है, ईजी न्यूमेरिकल है, तो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। देखिए थ्योरी ऑलरेडी बता चुके हैं, बट मेरा अनफॉर्चुनेट है कि हम जान रहे हैं आप लोगों को, तो बहुत दोबारा बता देते। देखिए वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ से 2 लाइटें आ रही हैं, एक ये, ठीक। और ये दोनों के बीच में कितना पाथ का डिफरेंस है, उस पाथ के डिफरेंस के बेसिस पे 2 तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में फॉर्मूला लगता है एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव में लगता है 2n+1 लैम्डा बाई 2, इसको रट लीजिएगा, ठीक। इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना और n 0 से स्टार्ट होता हो सकता है आप यहाँ पे 2n-1 रटे हो, लेकिन याद रखना वो भी ऑड सीरीज, बट वहाँ n 1 से स्टार्ट होता है, गच्चा नहीं खाते। n बराबर 0 रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा ये, n बराबर 1 रखोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 रखोगे सेकंड मैक्सिमा। ऐसे यहाँ पे n बराबर 0 रखोगे तो फर्स्ट मिनिमा, वहाँ सेंट्रल वर्ड नहीं यूज होता, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा से, राइट। तो आई होप फर्स्ट सेकंड समझ पा रहे होगे, राइट। सेंट्रल का वर्ड केवल किसमें होता है? मैक्सिमा में, ये जो से होता है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। अब देखो इस सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पे वो बन रहा है, मतलब चाहे ब्राइट बन रहा हो यहाँ पे, चाहे डार्क बन रहा हो। अब यहाँ ब्राइट बनेगा कि डार्क, वो तो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। तो जो x है वो क्या है, उसका भी फॉर्मूला में रटा होना चाहिए। देखिए वही पाथ डिफरेंस रटे रहो, एन लैम्डा, कलर चेंज कर लेते हैं, वही पाथ डिफरेंस रटे रहो एन लैम्डा ये, और साथ में मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी क्या है? कैपिटल डी बेसिकली वो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है, ठीक। और अगर हम आपसे पूछें डिस्ट्रक्टिव कितनी दूरी, याद रखना सारी दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से है, वो दूरी होती है 2n+1 लैम्डा बाई 2, वही सेम चीज़, और मल्टीप्लाई क्या कर दो? कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। आगे देखो, फिर आता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन। पाथ डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस, राइट। आई थिंक ये फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, उल्टा है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए इधर लिखेंगे फेज डिफरेंस, इधर होगा फेज डिफरेंस, और ये होगा पाथ डिफरेंस। आई एम रियली वेरी सॉरी, इधर की तरफ फेज डिफरेंस होगा, ये पाथ डिफरेंस होगा, तो ये दोनों में रिलेशन होता है, ठीक। ये भी बता चुके हैं, बट एक बार रिकॉल करा रहे हैं। फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहीं भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको थ्योरी में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा।
रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos फाई, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, वही जो ऊपर देखा था, फेज डिफरेंस बराबर 2 बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फिर आता है रिजल्ट, अगर I1 I2 लेट से बराबर, मोस्ट ऑफ द केस में ये बराबर ही रहते हैं, कुछ भी ना दिया तो भी मान लेना, तो ये फॉर्मूला सब्सिट I1 I2 I0 के बराबर लेट से, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आई रिजल्टेंट बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ करेंगे, रटे रहिएगा। अगर कल को पूछ लिया जाए कि मुझे ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो ऑब्वियसली cos फाई क्या हो जाना चाहिए 1, क्योंकि मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, तो ये 4I0 के बराबर होता है। इफ समबडी आस्क व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आप बताओगे 4I0, है ना। I1 I2 किसके बराबर है, I0 के। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, फॉर्मूले याद हो रहे होंगे। अगला देखिए, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, आई मैक्स बाई आई मिन रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, राइट। A1 A2 वही एम्पलीट्यूड है, मुझे कैपिटल लिख देना चाहिए, बट एनीवेज। अब देखिए I1 बाई I2 फिर से किसके बराबर होता है, W1 बाई W2। ये याद रखना, विथ ऑफ द स्लिट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। पता ही होगा आपको, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। डरे मत, बहुत चंद गिने चुने फॉर्मूले हैं जिनमें से कई आपको याद भी होंगे, जो नहीं याद है याद कर लीजिए, कि सारे न्यूमेरिकल की टेंशन आपसे दिमाग से निकाल दो, बस केवल इतने फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो, फॉर्मूले याद होने से कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जानबूझ के डेलिबरेटली मैंने सोल्यूशन नहीं लिखे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको क्या दिया हो, थोड़ा जूम करके पढ़ा जाए पहले को, दिखी ना रहा मोबाइल में। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, याद होगा, दो स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, बीच की कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना दिया हुआ, 1000 डी दिया हुआ, स्मॉल डी है ही। अब देखो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ, कि फर्स्ट मिनिमा फॉल्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। याद करो, एक्स जो एक्स है, एक्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डी, और बात कर रहे हैं मिनिमा की, तो बताओ मिनिमा में क्या फॉर्मूला था, 2n+1 लैम्डा बाई 2 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, राइट। तो d बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2, कैपिटल डी कितना है 1000 स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, ये डी और लैम्डा के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो देखो डी और लैम्डा बचा है। एन क्या रखोगे, फर्स्ट मिनिमा, याद करो फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे एन क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो, तो यहाँ जीरो रख देंगे, राइट। तो आपका हो गया सॉल्व। तो जो क्वेश्चन भयानक देख के लग रहा था, लेकिन कितना ईजी, मैंने क्या कहा, फॉर्मूले याद है, तो अभी देखो कैसे मज़ा आता है ज़िंदगी का। आगे देखो, इस सवाल को देखते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया तो लिखा भी होगा इसमें, फिर चलो कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट, सॉल्विंग एट दैट टाइम, तो कोई बात नहीं। देखो उधर बेसिकली ये एक सोर्स है एस, और ये है एस डैश, और ये कोई एक्स पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे बना नहीं था, बट कोई बात नहीं। क्या रहेगा, टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज एस एंड एस डैश, सुपर इम्पोज करते हैं एक्स पे। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्यों जरूरी है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे एक्स इज द पॉइंट सोर्स सेकंड मैक्सिमा, मतलब ये मैक्सिमा है यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमा। फिर एस एक्स माइनस एस डैश, जरा इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पे, एस एक्स माइनस एस एक्स डैश, ये दूरी माइनस ये दूरी, क्या ये पाथ डिफरेंस दिया हुआ, जी हाँ, और मिनिमा की बात कर रहे हैं, ओ माय गॉड। तो पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए क्या होता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस की बात हो रही, और जो कि कितना दिया हुआ 4.5। फिर उन्होंने कहा है सेकंड मिनिमा, बताओ n बराबर 0 रखेंगे कि 1 रखेंगे, सेकंड की बात चल रही, 0 वाला फर्स्ट था। देखो सवाल सॉल्व हो गया। तुम सोच रहे हो क्या सच में इतना ईजी, डेफिनेटली सर, आप समझने की कोशिश करें, और ये सब इंपॉर्टेंट करें। इसमें सारे मैक्सिमम सवाल मैंने कवर कर दिए जो अच्छे हैं, ये थोड़ा सा कठिन सवाल था, थोड़ी बुद्धि लगाई। देखिए इधर 3 नंबर का सवाल है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट S2 माइनस S1 डैश, कंफ्यूज मत होना, SS2 माइनस SS1 डैश, ये पाथ डिफरेंस नहीं, क्योंकि एक्चुअल स्क्रीन ये है गुरु, तो कुछ और दिया यहाँ पे, ये दिया एक्चुअल में। अगर हम पूछे तो देखो इधर ये और ये और फिर ये और फिर ये, तो एक्चुअल में टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा, वो क्या होगा, SS2 प्लस S2P, ये लंबे वाली पाथ हो गई, माइनस S1 प्लस S1P, ये हो गया टोटल पाथ डिफरेंस। और मुझे चाहिए क्या, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो इसी चीज़ को किसके बराबर कर देंगे मेरे भाई, n लैम्डा, और अगर डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो किसके बराबर कर देंगे, 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो मैं एक सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिए क्या हो जाएगा, SS2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P, इसको n लैम्डा के बराबर कर दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, SS2 माइनस SS1 को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि वो सवाल में दिया हुआ, प्लस क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P, राइट, क्योंकि हमको यही निकालना है, S2P या S1P। अब बताओ SS2 माइनस SS1 कितना दिया हुआ, लैम्डा बाई 4, तो पुट कर देते हैं लैम्डा बाई 4 प्लस S2P माइनस S1P इक्वल टू क्या है, n लैम्डा। तो इसको थोड़ा याद रखना, मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो क्या बचा था, लैम्डा बाई 4 प्लस S2P माइनस S1P इक्वल टू n लैम्डा। अब सोचो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस चीज़ को उठा के इधर पुट कर दो, सॉल्व हो गया, राइट। और इसी को 2n+1 लैम्डा बाई 2 रखते क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है।
तो ईजी सवाल है, आई होप आप समझ पाओगे। तो टोटल पार्ट डिफरेंस पे हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल जो है, आई होप माइक चल रहा है मेरा। अगला सवाल है, इन YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये दिया हुआ वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ, स्लिट सेपरेशन, स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी दी हुई है, और अगर आप देखो तो 1.6 कैपिटल डी। एक बात हमेशा याद रखना, ये देखो 0.8 mm है, ये 1.6 मीटर, ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड जब कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा हो। पिछले वाले सवाल में देखो 1000 डी दिया, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमम फिफ्थ मैक्सिमम फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। आई एम नॉट गोना डू द क्वेश्चन क्या आपको डी दिया हुआ, क्या स्मॉल डी दिया हुआ, क्या लैम्डा दिया हुआ, क्या फॉर्मूला लगा लोगे। फॉर्मूला क्या था बताओ, एक्स का फॉर्मूला था कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। उसके लिए डिस्ट्रक्टिव क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई 2 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप खुद करोगे, राइट। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ 2 कोहेरेंट वेव है जिनमें इंटेंसिटी इतनी, दोनों की इंटेंसिटी सेम दी है, तो कोई दिक्कत नहीं। सुपर इम्पोज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है। अब इन्होंने क्लियर नहीं किया कंस्ट्रक्टिव क्या डिस्ट्रक्टिव, लेकिन पाथ डिफरेंस दिया हुआ लैम्डा बाई 6 को है फेज डिफरेंस। तो भाई साहब फॉर्मूला जो मैंने गलती से लिख दिया, तो बताओ फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 6, लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, क्या पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री एंगल आ गया कि नहीं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस पाई बाई 3। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी, क्या दोनों की इंटेंसिटी सेम दी है, तो हम वो चमत्कारी फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था फॉर्मूला, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। 5 यानी पाथ डिफरेंस, क्या 60 डिग्री दिया हुआ, तो पुट कर देंगे तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। यस। आपके मन में आ रहा होगा सर चलो फेज डिफरेंस तो पता है, I0 क्या है, I0 मेरे भाई सवाल में ये दिया हुआ 5 × 10⁻², क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। यस। अगले में पूछा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मुझे, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये हमको अगर याद हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी थी 4I0 के बराबर, ठीक। तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे आई रिजल्टेंट बराबर क्या लिख देंगे, आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, राइट। एनीवेज अगला देखिए, देख के डरे नहीं, सवाल फॉर्मूला बेस्ड है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, स्मॉल डी 3 mm दिया हुआ है, कैपिटल डी 2 मीटर दिया हुआ है। दो तरह की इंटरफेरेंस पैटर्न उस स्क्रीन पे है। एक बार वेवलेंथ कितना लिया है, 480 नैनोमीटर, एक बार वेवलेंथ कितना लिया, 600 नैनोमीटर। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। स्मॉल डी और कैपिटल डी चेंज होंगे नहीं, लेट से टॉर्च अगर चेंज कर रहे हो, वेवलेंथ चेंज कर रहे हो, तो स्मॉल डी कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल क्या चेंज होगी, लैम्डा। इन्होंने पूछा व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द टू पैटर्न। मतलब अगर समझाने की कोशिश करूँ, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका वो स्लिट्स है, और ये यहाँ पे ये, ठीक। सेपरेशन पूछ रहे हैं, देखो एक बार हम लोग निकाल लेंगे x 480, कौन से ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर का, राइट। एक बार निकालेंगे x 600, कौन से ऑर्डर का, फिफ्थ, और दोनों के बीच की दूरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर समझ लीजिए, मुझे फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमम लगाना, तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, x का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ, n लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, राइट। तो एक बार लैम्डा कितना रखेंगे, 480, n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5। फिर से बताओ कितना रखेंगे, 600, n कितना रखेंगे, 5, लैम्डा कौन सा, 600, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा का रख देते चलो, अच्छा 480, और यहाँ कितना रखेंगे, 600, कैपिटल डी स्मॉल डी जो भी दिया पुट कर दो। जो भी दूरी बड़ी होगी, जो भी दूरी कम होगी, उससे दोनों क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि इजी क्वेश्चन है, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आगे देखते हैं, शायद एंगुलर विथ का फॉर्मूला मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे डबल स्लिट होती है, ये इनके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। थीटा आपको रट लेना है, लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है, ठीक है। बस सवाल में फॉर्मूला बताना था मुझे, मैंने इसलिए चूज़ कर लिया इसको। आपको थीटा दिया हुआ लैम्डा बाई डी, थीटा याद रखना हमेशा रेडियंस में होता है, ठीक। अभी देखो ये सवाल बड़े ज़रूरी होते हैं, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं भी, फॉर्मूले मैंने बताया, जो फॉर्मूले जिन बालों को याद नहीं वो याद करें बैठ के। देखिए रेशियो ऑफ द विथ रेशियो दिया, तो याद करो एक फॉर्मूला था I1/I2 इक्वल टू, मैंने लिखा था W1/W2 इक्वल टू A1 स्क्वायर एम्पलीट्यूड अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक। तो रेशियो ऑफ द विथ मतलब ये दिया आपको, तो बताओ मुझे 4/1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं स्क्वायर हटा दूं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली रूट यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं A1/A2 किसके बराबर हो जाएगा, 2, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 2A2, राइट। फिलहाल हमसे पूछा गया मैक्सिमा और मिनिमा, तो बताओ फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आई मैक्स बाई आई मिन बराबर फॉर्मूला था, लिखा भी है मैंने, तो दोबारा लिख दे रहा हूँ आपको रिकॉल कराने के लिए। ये था एक फॉर्मूला,
बट इंटेंसिटी दी नहीं है, तो एक और फॉर्मूला था, याद करो, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्या हम लोगों को पता चल गया A1 बराबर 2A2 है, तो बस पुट कर दो, आई मैक्स बाई आई मिनिमम आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इस तरह के सवाल काफ़ी आजकल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हाईलाइट होकर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, ये देखो सेम सवाल डिट्टो, ठीक, इसको जरूर अटेम्प्ट करिए, इसको लिखिए लिखिए 29 जरूर करना। अच्छा वो नज़र पड़ गई, देखो इधर, अब देखो क्या दिया हुआ। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। एक बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 560 नैनोमीटर 420 नैनोमीटर YDSC में, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस। बना देते हैं डायग्राम। एक बार 560 नैनोमीटर की टॉर्च साइन कर रहे हैं, एक बार 420 नैनोमीटर की। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। मतलब एक बात समझो, ऐसा हो रहा होगा ना यार, जैसे ये स्क्रीन है, तो ये पहली वाली टॉर्च का वेवलेंथ मतलब ब्राइट यहाँ पे आ रहा, और दूसरे वाले को हो सकता है उसके ऊपर आ रहा, मतलब पहले वाले का यहाँ है, दूसरे वाले का यहाँ। फिर हो सकता है इस वाले का फिर यहाँ बने, मतलब ये टॉर्च वन टॉर्च टू, तो टॉर्च वन का पता चला यहाँ बना, टॉर्च टू का यहाँ बना, ठीक। फिर टॉर्च वन का हो सकता है यहाँ बने, टॉर्च टू का यहाँ। एक समय आएगा ना जब दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड, मतलब टॉर्च वन का भी वहीं ब्राइट बन रहा होगा, टॉर्च टू का भी। तो क्या करना है, बेसिकली कुछ करना थोड़ी है, बेसिकली सिंपल अगर समझो लॉजिक, देखो इधर, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, तो मान लेते हैं ये वो दूरी x है 420 वाले की, राइट। पता नहीं कौन सा ऑर्डर होगा, हमें ऑर्डर भी नहीं पता। और यही दूरी किसकी होनी चाहिए, 560 वाले की। तो बेसिकली x 420 और x 560 क्या होनी चाहिए, कोइंसाइड, वही लिखा हुआ है देखो। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। बस सवाल समाप्त हो गया। अब देखो डेटा लिखना है, फॉर्मूला बताओ क्या था, याद करो, n लैम्डा d/d। अब n लैम्डा नहीं, लैम्डा 420, यहाँ भी क्या लिखेंगे, एन लैम्डा, लैम्डा नहीं लैम्डा 560 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या कैपिटल डी स्मॉल डी टॉर्च चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैंसिल हो गया। क्या N1 N2 सेम होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता, पता नहीं इसका 6th ऑर्डर हो सकता है 7th, तो इसको लिख देते हैं N1, इसको लिख देते हैं N2। फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो x 560 शुड बी इक्वल टू x 420। अब बताओ x 560 यानी कि फॉर्मूला क्या था, एन लैम्डा, एन पता ही नहीं तो N1 लिख दे रहे हैं। लैम्डा कितना है 560 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू N2 420 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो गया, ठीक। तो इधर बच्चा N1 बाई N2 इक्वल टू 480 बटे 560, राइट, 480 बटे 560। अब यहाँ से N1 बाई N2 निकाल लेंगे, ठीक। तो एक काम करते निकाल ही लेते हैं, N1 बाई N2 कितना आ रहा था, 420 बटे 560, राइट। 480 मैंने गलती से लिख दिया था, 0 से 0 गया, 7 6 जा 7, और आई थिंक ये सही है कैलकुलेशन। फिर से ये 3/4, राइट। ये कैलकुलेशन सही है। तो बताओ जो N1 होगा वो किस ऑर्डर में होगा, थर्ड, और N2 किस ऑर्डर का होगा, फोर्थ। मतलब जो N1 है वो किस ऑर्डर का होगा, थर्ड, और N2 का किस ऑर्डर का होगा, फोर्थ। फिर हमसे डिस्टेंस ही पूछी गई, वो एक्चुअल डिस्टेंस है कितनी। अब उस डिस्टेंस को निकालने के दो रास्ते हैं, चाहे तो 420 वाला फॉर्मूला लगा दो, और चाहे तो 560 वाला, ठीक। दोबारा बता दे रहे हैं, झिला कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एक स्क्रीन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है ये है ये है, दो कोइंसाइड करनी चाहिए। तो x 560 किसके बराबर होना चाहिए, x 420, राइट। अब हम लोगों ने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक। तो यहाँ से जो निकलेगा वो N1 होगा, यहाँ से जो निकलेगा वो N2 होगा, ठीक। N1 बाई N2 का रेशियो आ गया, मान लो N1 बाई N2 का रेशियो आ रहा, मान लो 3/4 मान लो। तो N1 यानी इस वाले का 560 वाले का कौन सा ऑर्डर होगा, थर्ड, और 420 वाले कौन सा ऑर्डर होगा, फोर्थ। तो ये तो निकल आ गया पहले, ठीक। फिर उन्होंने पूछा कि हमें वो डिस्टेंस भी चाहिए, ये हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस को निकालने के दो रास्ते, चाहे तो फॉर्मूला लगा दो एक्चुअली 420 वाला, चाहे तो फॉर्मूला लगा दो 560 वाला। 560 वाला लगाओगे तो वहाँ n की वैल्यू कितनी रखोगे, 3। 420 वाला लगाओगे n की वैल्यू कितनी रखोगे, 4। अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो स्किप कर दो, जरूरी नहीं कि हर चीज़ें हम लोग सीखें। अगला देखिए, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्मॉल डी दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है। घटिया सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। देखो इधर ब्राइट फ्रिंज में फॉर्मूला क्या लगाओगे, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। डार्क में क्या लगाओगे, 2n + 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सेकंड की बात कर रहे हो तो n बराबर क्या रखेंगे मेरे भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, 0 1 2 क्या रखेंगे, जल्दी बोलो। होपिंग आप समझ पा रहे हो कैसे अप्लाई करना फॉर्मूला, राइट। देख लेते हैं, एक या दो सवाल और बचा होगा। इस तरह के सवाल आप फंस सकते हो, देखो है तो इजी लेकिन आप फंस सकते हो। देखो
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वो नाटक विवलन लैम्डा है, ये वो। अब इन कहाँ इन्होंने जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पे इंटेंसिटी के यूनिट है। चलो ठीक है, पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला कुछ नहीं दिया है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेम मारेंगे। तो 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, राइट। अब इन्होंने कहा कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो पहले फेज डिफरेंस निकाल ले। क्या फॉर्मूला होता है सर? फेज डिफरेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। लैम्डा से लैम्डा गया तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2π। तो अगर मैं यहाँ 2π पुट करूँ तो 2π 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली बच्चा क्या? 4I0 कॉस स्क्वायर पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, स्क्वायर कर दोगे तो +1। तो बेसिकली रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर आ गया? 4I0। और वही उन्होंने इंटेंसिटी किसके बराबर दी? के के, मतलब 4I0 के बराबर हो गया। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। आगे देखते हैं। फिर हमसे क्या पूछा गया? हमको कहाँ निकालनी इंटेंसिटी? जहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/2। हमको तो फॉर्मूला यही लगाना है, लेकिन हमें पाथ डिफरेंस चाहिए होता कि फेज डिफरेंस। फिर से वही चमत्कारी फॉर्मूला, फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस λ/3, लैम्डा से लैम्डा गया तो 2π/3। 2π/3 कितना होगा? π/3 कितना होता है? 60, 120, 120 डिग्री, राइट। तो पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो बताइए क्या होगा? IR बराबर 4I0 कॉस स्क्वायर 2π/3 इंटू 2 से 2 गया, π/3 का होल स्क्वायर, कॉस π/3 कॉस 60, कॉस 60 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। तो 4I0 इंटू 1/4, और 4I0 की वैल्यू कितनी है? के। तो के पुट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? k/4। मैं ये सवाल इसलिए इतने पेन लेके मैंने पूरा सॉल्व किया, सोल्यूशन जानबूझ के नहीं दे रहे, क्योंकि आप समझें और समझने की कोशिश करें। ज़रूरी सवाल है। 2 बार देखो सेम सवाल रिपीट हुआ, और भी जगह रिपीट हुआ, यहाँ लिखा नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी सवाल है वो। ठीक, आगे देखो। हाँ, ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि अगर हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट ले लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक, अच्छा यहाँ व्हाइट लाइट वाला नहीं, व्हाइट लाइट वाला पीछे याद रखना। व्हाइट लाइट अगर ले लोगे, मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से, व्हाइट लाइट ले लोगे तो फ्रिंजेस कैसी हो जाएंगी? कलर्ड, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा कैसा रहेगा? व्हाइट। याद रखना। पूछते हैं क्यों, तो बता देना। पार्ट डिफरेंस सबके लिए 0, बस इतना रटे रहो। तो पूछा है कैसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज होगा, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, I1/I2 इक्वल टू W1/W2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। विथ इंक्रीज कर दिए सोर्स स्लिट की, तो बताओ विथ इंक्रीज करोगे तो अब इसलिए इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से वो बता ही चुका होगा। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, राइट। अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है एटम्स, राइट। तो एटम्स में जैसा मैंने कहा, हर बार हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। बोहर्स मॉडल जो है क्या क्या होता है, बोहर्स मॉडल में ये एनर्जी लेवल होता है, आपने देखे होंगे जरूर। n बराबर 1 पे -13.6 होता है, याद कर लीजिए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। n बराबर 2 पे -13.6 होता है, n बराबर 3 पे -1.51 -0.85। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि नेगेटिव एनर्जी क्या सिग्निफाई करती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। नेगेटिव एनर्जी बताता है अट्रैक्शन, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। अट्रैक्शन है, बाउंडेड है, लिख के आइएगा एग्जाम में। अब देखिए इधर जो गैप होता है, थोड़ा गैप अगर रट लें 1 और 2 के बीच में जो गैप होता है वो होता है 10.2, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग, ये थोड़ा सा जूम्ड अप हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे समझिएगा 1 और 2 के बीच का गैप 10.2 है, और इनके बीच का गैप 1.89। तो अगर मैं पूछूं 1 से 3 का गैप कितना होगा, 12.09। 12.1 भी दे दे, मान लेना अप्रॉक्सीमेटली वही है, आल्दो बहुत ही डिस्क्रीट लेवल है, बट एनीवेज। फिर तो बताइए 1 और 2 के बीच का गैप कितना है? 10.2। 2 और 3 के बीच का गैप कितना? 1.89। 1 और 3 के बीच का 12.9। 1 की एनर्जी -13.6, 2 की -3.4, 3 की -1.85। ठीक, निकालने को निकाल भी सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का, ठीक है। -13.6 Z²/n²। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? किस शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कभी कभी इसको बोल देते हैं एन। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने आपको बोहर मॉडल में बताया भी था थ्योरी में, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल। तो टोटल एनर्जी का मॉड काइनेटिक के बराबर होता है, रटे रहना। टोटल एनर्जी का मॉड किसके बराबर होता है? काइनेटिक के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। फिर से टोटल एनर्जी -13.6 Z²/n²। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। टोटल एनर्जी का मॉड ले लो तो काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक हमको वैसे भी रटा ½ कैसे होती है? पॉजिटिव। वन गुड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन टेक्स ट्रांजिशन फोटोन। मतलब इसमें एक अच्छा सवाल कैसा बनता है, देखो उधर वो ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 से 2 पे आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है, और उसके बाद ऑब्वियसली ऊपर चढ़ेगा तो याद रखो एनर्जी फोटोन क्या करता है? एब्जॉर्ब। सीढ़ी चढ़ते हो तो ऊपर एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब। उतरते हो तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। इसीलिए उतरना बहुत आसान होता है, चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब चढ़ रहे हो तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब, और उतर रहे हो तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। फोटोन क्या होगा? एब्जॉर्ब। फोटोन क्या होगा? रिलीज। अब बताओ, अब थोड़ा बहुत आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक है, अदरवाइज सेकंड चैप्टर वही है। अब तुम कहोगे ड्यूअल नेचर पहले क्यों नहीं पढ़ा है? ड्यूअल नेचर इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि पीडीएफ रीअरेंज नहीं है, पीडीएफ गड़बड़ अरेंज हमने कर दी, बट एनीवेज। तो अगर देखोगे तो एच न्यू बराबर क्या होता है? 5 + k मैक्स। तो बेसिकली ये जो फोटोन की एनर्जी है वो यहाँ से आ सकती है। अगर 3rd से 2 ये डाउनग्रेड हुआ तो एक फोटोन रिलीज करेगा, जो कि फोटोन ये, तो क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करा सकता है? डेफिनेटली। तो ये दो चीज़ों को जोड़ के बनाते हैं तो कठिन सवाल बनता है, राइट। हम देखेंगे अभी।
और कुछ फॉर्मूले रखते हैं गुरु, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये। अब हो सकता है आपके टीचरों ने जेड ना लिखा है, क्योंकि जनरली वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ाते हैं वो हाइड्रोजन के लिए वैलिड रहता है, लेकिन याद रखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। बोहर मॉडल डज नॉट टेक सिंगल इलेक्ट्रॉन। जनरली टीचरों को लगता है केवल केवल हाइड्रोजन एटम, नहीं नहीं, वहाँ लिखा होता है एच लाइक एटम, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस के लिए वैलिड है, बट जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। लिथियम 2 प्लस के लिए वैलिड है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन लाइक एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखो समटाइम्स दे में आस्क, एक बार पूछा गया टाइम पीरियड डिराइव करो, तो अलग से मत डिराइव करना, 2πr/v होता है, तो r अगर रख दें और v रख दें तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी में अगर देखें तो n³ सवाल अगर आएगा तो पता क्या आएगा, वो कहेंगे टाइम पीरियड का रेशियो निकालो T1/T2, तो बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो। फार्मूले रटे होने चाहिए, फार्मूले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब देखो अगर वो आपसे पूछे कि एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो बालक सोच सकता है, बालिका सोच सकती है कि एक काम करती हूँ रेडियस निकाल लेती हूँ, एक काम करता हूँ वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है mvr निकल आएगा। आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, इट्स अ बिग नो, कभी नहीं निकालना है ऐसे। हमें कैसे निकालना है, हमको बोहर का सेकंड पोस्टुलेट पता होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एमवीआर किसके बराबर होता है, NH/2π की। क्या H/2π ऑलरेडी कांस्टेंट है, जी हाँ, तो बस मुझे n रखने के जरिए खट से एमवीआर निकल आएगा, राइट। तो इस तरह सवाल करने बुद्धि लगा के। फिर देखो दो के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो 1/λ होता है RZ² 1/n1² - 1/n2²। लैम्डा निकालने का एक तरीका है, ठीक। R होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी। अब देखो क्या लिखा हुआ, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब कहा जाए कोई ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे लेट से वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 1 जा रहा है, 4 से 3 जा रहा है, मतलब कोई ट्रांजिशन कर रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अदरवाइज वेवलेंथ निकालने के लिए कभी अगर आप आपसे वो कहें दे आस्क द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद सम पर्टिकुलर ऑर्बिट, आपको याद होगा सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली ने दिया था। तो जब हमको अब पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि दो बार बता चुके हैं, थ्योरी में बताया था, डेरिवेशन में बताया था, 2 बार बताया था यार, क्योंकि बहुत जरूरी थे, 2 बार बताया था। 2πr बराबर होता है n लैम्डा, 2πr बराबर होता है n लैम्डा। अब यहाँ पे जो लैम्डा निकलेगा वो किसी स्टेट से एसोसिएटेड, लेट मी एक्सप्लेन। लेट से वो कहते हैं फर्स्ट से एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालो, तो 1/λ वाला फॉर्मूला नहीं, 2πr बराबर n लैम्डा। वो कहते हैं 1 से 3 गया तो कौन सा 1/λ वाला, वो कहते हैं सेकंड का निकालो, तो 2πr बराबर n लैम्डा, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से एसोसिएटेड है तो 2πr बराबर n लैम्डा। अपनी बुद्धि में बैठा लो, राइट। आगे देखते हैं। अच्छा अब इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, हल्का बता देता हूँ। तो 2πr बराबर बताओ r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0.53 n² इक्वल टू n लैम्डा। n से n कैंसिल हो गया, तो बेसिकली अगर देखें तो 2n/z इक्वल टू लैम्डा। तो क्या यहाँ से लैम्डा निकल आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे आप सेकंड पॉस्टुलेट यूज कर रहे हो, 1/λ वाला जनरली बोर्ड में नहीं यूज करते। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिटेड लाइट फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट एंड सम अदर स्टेट। मैक्सिमम लाइन ऑफ एमिटेड मैं समझा भी देता हूँ हल्का सा, देखिए इधर। लेट्स से कोई ऑर्बिट फोर्थ में है, अब 4 से 1 आना, तो 4 से 1 आने का एक रास्ता 4 से 1, तो एक वेवलेंथ यहाँ रिलीज होगी। फिर एक रास्ता होता है 4 से 3 आए और फिर 3 से 1 आ जाए, तो देखो एक वेवलेंथ यहाँ, एक वेवलेंथ यहाँ, टोटल वेवलेंथ अभी तक कितनी होगी 3। एक और रास्ता क्या है, 4 से आए 2 पे और फिर 2 से आए 1 पे, फिर से 2 वेवलेंथ, बताओ 2 वेवलेंथ यहाँ, 2 वेवलेंथ यहाँ, एक यहाँ, टोटल वेवलेंथ कितनी रिलीज हो रही 5। कोई और रास्ता भी है क्या, ये भी हो सकता है 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो पूछा था कितने निकल सकते हैं अगर ग्राउंड स्टेट माना, हाईलाइट किया है गुरु, अगर ग्राउंड स्टेट माना तो फॉर्मूला लगता है n(n-1/2), ठीक। अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं आना, लेट से वो कहते हैं कि 4 से 2 आना, तो कितनी पॉसिबिलिटी, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये Δn बराबर Δn + 1/2। जनरली बोर्ड में आप देखोगे, मैं तो कोई सवाल नहीं देखा कि इसमें ये फॉर्मूला लगे, बट कंपटीशन वगैरह में लगता है, बट बोर्ड भी जहर उगल रहा है तो समझ लीजिएगा ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ग्राउंड स्टेट में, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। होपिंग क्लियर होगी चीजें। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एक ज्यादा, जैसे कहा जाए थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n बराबर 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n बराबर 5, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट n बराबर 6। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और बात, कल को अगर मैं पूछ लूं यहां से सबसे मैक्सिमम एनर्जी गैप कब होगा, क्या वो 1 से 2 है या फिर 2 से 3 है, तो 1 से 2 है। तो याद रखना जो गैप होता है वो ऊपर जाते समय कम होता जाता है, ये देखो गैप ये कम होता जा रहा है, राइट। तो पहले की तरफ गैप ज़्यादा होता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं सबसे भयानक वेवलेंथ क्या होगी, एक बार बताओ। आपको पता ही होगा ΔE बराबर होता है hc/λ, यानी अगर ΔE मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो बताओ मुझे सबसे भयानक वेवलेंथ कब होगी, जब 1 से कहाँ जाए इन्फिनिटी, भयानक वेवलेंथ होगी कि मिनिमम, मिनिमम होगी, ठीक। यही पूछता हूँ मैं, बताओ मुझे, अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम वेवलेंथ तो बताओ गैप क्या होना चाहिए, मिनिमम। और अगर मुझे मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो गैप क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह के सवाल बन सकते हैं, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये सब बता ही दिया, ठीक है। सवाल देखते हैं, देखिए 2K23 में पूछा गया बोर्ड में, देखिए
इस बोहर मॉडल में तमाशा दिया हुआ हाईएस्ट एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्या ये गैप मैक्सिमम लग रहा है? गलत। क्या ये गैप मैक्सिमम? नो 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 नो, गैप गैप ये मैक्सिमम। क्या वन आंसर हो जाएगा? तुम कहोगे ऐसे चीप क्वेश्चन बैठे। जी हाँ, अगर यहीं वो पूछ लेते मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर यहाँ पे लिखा होता हाईएस्ट वेवलेंथ की हाईएस्ट वेवलेंथ WL, तो क्या गुरु मिनिमम गैप होना चाहिए, यानी ये आंसर होता है कि ना होता है? डेफिनेटली। ठीक, आगे देखिए, छुट भैया सवाल है, जल्दी देखते आते हैं। देखिए, एक फोटोन बीम एनर्जी 12.1 तो किस ऑर्बिट स्टेट में एक्साइटेड होगा? याद करो, मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्या होता, -13.6, फिर क्या था -3.4, फिर क्या था -1.51। तो याद करो, ये गैप अगर आपको याद हो तो 12.09 था, याद आया? ये गैप था 10.9 आई थिंक, और ये था 10.2 आई थिंक था, जो भी हो 10.2, और ये था 12.09। 12.09 को 12.1 मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी 1 से कहाँ जाएगा वो? थर्ड में। बहुत जल्दी उतावलेपन में लोग थर्ड लगा देंगे। तुम कहोगे थर्ड ही तो है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? एक्साइटेड, तो क्या होगा? 2। आई होप समझ पाए, बागड़ बिल्ले बागड़ बिल्ली। आगे देखो, फिर कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड ऑर्बिट। हमको पता है गुरु, एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना है, हम लोग MVR में MVR अलग अलग नहीं निकालेंगे। क्या उसको NH/2 लिख देंगे? जी हाँ। सेकंड ऑर्बिट यानी n की वैल्यू कितनी रख दो? 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या लैम्डा बाई पाई आ गया आंसर। NH/2 पे होता है, लैम्डा कहाँ लिख दिया, सॉरी, H/पाई आ गया आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। एनीवेज, फिर देखिए क्या लिखा हुआ, ग्राउंड एनर्जी -13.6 दी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। क्या हम लोग ऑलरेडी रिलेशन जान रहे हैं? ग्राउंड एनर्जी का मॉड अगर कर देंगे, मॉड मॉड मॉड, तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? ग्राउंड एनर्जी को डबल कर देंगे, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? जी हाँ, शॉर्ट आंसर है, झम आंसर आने चाहिए। आगे देखिए, What is the maximum number of spectral lines emitted from hydrogen atom to the third excited state? कुछ नहीं दिया है तो ग्राउंड मानोगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n बराबर कितना है? 4। फॉर्मूला लगाएंगे n(n-1/2), n की वैल्यू 4 रख देंगे, खट्ट से आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप आप समझ पाओगे। अब ये सवाल आप खुद करिएगा 20, ये आपके लिए होमवर्क है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन करना चाहिए। एसेसन रीजन टाइप में दिख सकता है। देखिए, फिर उन्होंने कहा ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग वेवलेंथ का मैं रेशियो निकालना, एक बार वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में और किसमें? फोर्थ। और साफ साफ कहा गया डी ब्रोगली। क्या 1/λ वाला फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, डी ब्रोगली कहा गया है तो यूज करो 2πr बराबर n λ। ठीक, एक बार 0.53 n² दोबारा लिख दे रहा हूँ, n λ, n से n गया, ब्लैक लिख लेते हैं, तो बचेगा क्या? 2π.53 n/z, हाइड्रोजन एटम तो Z1 रख दो, इक्वल टू लैम्डा, राइट। अब बताओ, एक बार n कितना रख दोगे? 2। गलत, एक्साइटेड स्टेट लिखा है, n कितना रख दोगे? 3, तो वहाँ से लैम्डा 3 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। एक बार थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो लैम्डा रख दोगे, n रख दोगे 4, तो बताओ मुझे क्या दोनों का रेशियो आ जाएगा? ऑब्वियसली आंसर डायरेक्टली 3/4 दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो कैसे करना है। एक दो सवाल शायद और मैंने लिए होंगे, देखिए थे। फिर कहा एक हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड बाय 12.5, तो कोई सवाल गलत दिया हुआ 12.1 होता है, तो या तो 12.1, 1 से कहाँ जा रहा था वो? क्या 3 में जा रहा था? पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? n(n-1/2), n की वैल्यू कितनी रख देंगे थ्रू? क्या क्वेश्चन हो जाएगा? यस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या n बराबर 1 है कि n बराबर 2? n बराबर 2। और फिर उन्होंने कहा है वेवलेंथ, क्या 1/λ वाला फॉर्मूला लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी ऑर्बिट से एसोसिएटेड है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2πr बराबर n λ। r की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.53 n²/z, z की वैल्यू 1 रखेंगे, हाइड्रोजन एटम। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल। An electron jumps from fourth to first orbit, ठीक है। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर? n(n-1) इंटू n(n-1/2). आगे देखो, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ n बराबर 2। इनके चक्कर में ना पड़ना, की आइडिया ये सब गलत है। गलत क्या है मतलब? नॉनसेंस बातें, मेरी बात समझो, ठीक है। अब बताओ, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 2πr बराबर n लैम्डा, साफ साफ डी ब्रोगली कहा गया। r की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.53 n²/z, n से n कैंसिल होगा, इसको क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्लिक कर रहा हो, कितने ईजी क्वेश्चन है, राइट। न्यूमेरिकल का केवल हुआ बना है जो मैंने कहा है, होपिंग आप समझ पा रहे हो, राइट। अब देखो, ये थोड़े से दो अच्छे सवाल हैं, ये 51 और वो, ठीक है। अब ये 53, 56 आपका होमवर्क है, जो तेज बच्चे वही करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे, फिर से बता दे रहा हूँ। अब ये दोनों सवाल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इन्होंने कहा एक फोटोन एमिट हो रहा है n बराबर 3 से n बराबर 1 में, ठीक। अब सुनना मेरी बात, एक 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 समझाते हैं पिक्चुरली। देखिए, ये 1 है और ये 3 है। एक फोटोन एमिट हो रहा है 3 से 1, 3 से 1 फोटोन अगर एमिट हो रहा है तो बेसिकली क्या फोटोन? E1 माइनस E3, ओ सॉरी E3, ऊपर की एनर्जी ज़्यादा होती है, E3 माइनस E1, यहाँ से एक फोटोन निकल आएगा
अब E3 E1 कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको याद होगा -13.6 हाइड्रोजन है तो Z1 यानी 1 स्क्वायर अपॉन एन। एन एक बार क्या रखोगे 3 स्क्वायर तो E3 निकल आएगा, एक बार E1 तो -13.6 Z स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 1 तो E1 E3 निकल आया। क्या यहाँ से फोटोन निकल आएगा? पहले बताओ मुझे, फोटोन क्लियर है? यस। फिर उन्होंने कहा इसी फोटोन को तुम किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरा रहे हो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला होता है एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स, राइट। एच न्यू कितना है अभी हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि है E3 माइनस E1, पहले बता चुका हूँ मैं। 5 पता ही नहीं है, के मैक्स कितना दिया हुआ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ क्या इनसे 5 निकल आएगा? जी हाँ, लेकिन हमसे 5 पूछा ही नहीं गया कहीं ने। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, वैसे मैं बताऊंगा अभी अगले चैप्टर में, 5 बराबर होता है hc/λ0 या h न्यू नॉट। तो क्या यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल आएगी? बहुत ही कठिन सवाल है, जहरीला सवाल है, राइट। आई होप आप समझ पाए होगे, नहीं समझ पाए दोबारा देखो। फिर देखो, कहीं कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 2 के n बराबर 3, n बराबर 3 कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/λ है कि 2πr बराबर n लैम्डा। आर की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। अब सुनो मेरी बात, कहीं ग्राउंड स्टेट, देखो ये सब केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। एक्चुअल में तरीके और भी सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको द बेस्ट और द सिंपलेस्ट बता रहा हूँ, राइट। अब देखिए, जैसे ऊपर वाला सवाल हम लोगों ने किया, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, तो ये सभी बालक बालिका करेंगे, ये मैंने तेज वालों के लिए नहीं कहा, राइट। इसी के साथ आपका एटम चैप्टर समाप्त हो गया। सारे न्यूमेरिकल डरने की जरूरत नहीं, जो फॉर्मूले बताएं इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, नहीं देख सकते हैं वीडियो को 2 बार देख लीजिए, थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, जिंदगी आसान रहेगी। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 एटम सबको पहले करा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, देखिए इधर। तो अगर हम लोग देखें इसमें, सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स। एज यूजुअल सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स। 5 होता है वर्क फंक्शन, जिसको लिख सकते हैं एच न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, चाहो तो hc/λ0 भी लिख सकते हो, राइट। फिर देखो, फिर यहाँ पे के मैक्स होता है ई वी नॉट के बराबर। वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कंफ्यूज मत होना, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। आगे देखिए, एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, थोड़ा याद रखिएगा, hc को 12400 लिख सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक। आगे देखिए, इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंटेंसिटी घटती जाएगी, ठीक है। एनीवेज, अब इंटेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होती है, याद रखिएगा। तो मुझे बताओ, अगर इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे? डेफिनेटली। ज़्यादा फोटॉन बढ़ेंगे तो ज़्यादा फोटॉन गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो क्या करंट बढ़ जाएगी? यस। इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट बढ़ जाएगी। इसका मतलब इंटेंसिटी करंट के प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी। तो मैंने ट्रिक बताई, जो याद कर लीजिए, आई को आई से लेना देना, आई इंटेंसिटी आई करंट, ऐसे याद रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहता है, आई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी, ठीक। फिर फ्रीक्वेंसी, देखो ऐसा टेढ़ा पोलियो मारा हुआ वी है और ये वी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो हम लोग रटेंगे कैसे? ये वी फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तो वी को वी से लेना देना, रटोगे, और किसी से लेना देना नहीं। मतलब अगर मैं कहूँ इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ेगी, यस। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक से लेना देना। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्क पड़ेगा, यस बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? किसी और से लेना देना नहीं, 1 to 1, राइट। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, क्या करंट बढ़ेगी? यस। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल? यस। न्यू को न्यू से लेना देना, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट चेंज होगी? नहीं। ये बड़ी ज़रूरी बात है, आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल यही जो ये मसाला लिखा हुआ गोले में, इसी से हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, ट्रिक लिख दी, ठीक। इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, हम लोग जान ही रहे। अब देखिए ग्राफ है, जो कि मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। तो बताइए, याद रखना 3 ग्राफ होंगे, हर बार ग्राफ में वाई एक्सिस पे फोटो करंट होगा, ठीक। तो फोटो करंट बताओ मुझे, फोटो करंट है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या करंट भी बढ़ रहा है? यस। स्ट्रेट लाइन है, हम लोग को रटना है, एकदम चिपका रहना चाहिए दिमाग में। जैसे कहें इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, चप से एकदम चेप दो ग्राफ। फिर कभी कहा जाए फ्रीक्वेंसी, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस या पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, तो ये ग्राफ ऐसे रटे रहो, पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है ये गड़बड़ है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। पीडीएफ का बहुत तमाशा रहता है यार, मैं क्या करूँ, आगे पीछे रहता है, इसको इग्नोर करो, बस जो ग्राफ पे ध्यान दो, ठीक। आप सुनो, फ्रीक्वेंसी वर्सेस सॉरी पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, तो ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन याद रखो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या करंट बढ़ती जाएगी? यस यस यस, यानी करंट बढ़ जाएगी, ठीक। और सब कांस्टेंट रहते याद रखना, ठीक। फिर देखो, तीनों में क्या सेम है? करंट को किससे लेना है? इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी सब में क्या है? सेम। ओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या सब में अलग अलग है? यस। स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे लेना देना? फ्रीक्वेंसी से। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा? जी हाँ। आगे देखिए, अब ये ग्राफ रट लीजिए, वैसे मैंने क्लास में बताया भी था कैसे निकालते, बट एनीवेज रट लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये होता है, रट लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी को, ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं अगर तीनों ग्राफ बनाऊँ, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ये ग्राफ था।
फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये ग्राफ था, ठीक। और ये ग्राफ किसके किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ ऐसा है। ये पॉइंट कौन सा होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट कौन सा होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। रटा रहेगा ग्राफ, तीनों रट लो। अब देखो कैसे चमत्कार होता है, इधर देखो के मैक्स बराबर होता है ईवी नॉट, आप जानते होंगे। इधर देखिए कहीं फोटो लेके एक्सपेरिमेंट है, ये वो नाटक। स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है, के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वी नॉट कितना दिया 4, तो रख दो, तो आंसर हो गया 4 EV। क्या इतना ईजी सवाल है, बिल्कुल सर। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, वर्क फंक्शन ये दिया हुआ, व्हाट विल बी द के ई जब इतना फोटोन। केवल फॉर्मूले को क्लियर करने के लिए मैंने टिक किया, एच न्यू बराबर होता है 5 प्लस के मैक्स। एच न्यू कितना होगा 2.75, के मैक्स कितना है 3.54, तो क्या यहाँ से फोटोन की एनर्जी निकल जाएगी जी। अब देखो जो मेन मसाला है इसी में मैक्सिमम सवाल है, देखो ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज क्या याद है, ये बोलो तारा रारा, याद है सभी लोग को। फिर कहीं ना इक्वल फ्रीक्वेंसी, दो ग्राफ बनाने, इक्वल फ्रीक्वेंसी किससे लेना देना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, डिफरेंट इंटेंसिटी, ये ले आओ जल्दी जल्दी निपटाया जाए यार, कहाँ हो। वाई शुड फोटो करंट इंक्रीज, इंटेंसिटी बढ़ाने पे। वैसे थ्योरी है, लेकिन मैं आप मेरे छात्र, मैं आपको जानता हूँ, तो बताइए मुझे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो करंट बढ़ जाएगी। अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको। देखो हमें वो पेयर निकालना है जहां मटेरियल डिफरेंट हो बट इंटेंसिटी सेम हो। इंटेंसिटी सेम हो तो करंट सेम हो, ये देखो इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी किसे लेना है, करंट से, तो ये पेयर हो गए। तो 1 और 3, 2 और 4, राइट। आई होप इजी सवाल है, आप समझ पा रहे हो। अगर मैं कुछ और चीज़ें पूछूं, मुझे बताइए 1 और 2 में क्या सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे लेना देना था, फ्रीक्वेंसी से। तो कल को अगर पूछ रहे फ्रीक्वेंसी किस में सेम होगी, तो 1 और 2। फिर देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ भी सेम है, यानी 3 और 4 का भी क्या सेम होगा, फ्रीक्वेंसी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, राइट। 3 और 4 का क्या डिफरेंट है, इंटेंसिटी, करंट अलग अलग। शोड दैट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेज पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी। करंट सेम होगा क्योंकि इंटेंसिटी किससे लेना देना, करंट से। ये ले करंट सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे। सोचो कितना झमा का ट्रिक याद हो बस, अदरवाइज तो है ना घनश्याम सर और ये सब पढ़ा ही रहे, बात समझ रहे हो। आगे देखो, हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज एंड इंटेंसिटी चेंज। बेटे इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट चेंज होगी, और किसी से लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा डेफिनेटली, यस। न्यू को न्यू नॉट वी नॉट से लेना देना। होपिंग आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहानी बता रहा हूँ। देखो आगे, एक्सप्लेन हाउ डज द फोटो करंट एंड के ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंसिटी डबल्ड। फ्रीक्वेंसी डबल कर रही है, इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी किससे लेना देना, करंट से। करंट नहीं चेंज होने वाली, लेकिन तुमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया। बताओ एच न्यू बराबर क्या होता है, 5 प्लस के मैक्स। अगर तुमने न्यू डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल डबल हो जाएगी। ये आपको खुद से करना है, जिसमें मैंने गोला लगाया। इजी क्वेश्चन है, ये भी खुद से करो, प्रैक्टिस है, मैंने जबरदस्ती टिक कर दिया। आप देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इंक्रीज हाउ विल द, ये वो नाटक चेंज होगा। देखो इधर बहुत इजी है, फ्रीक्वेंसी तुमने इंक्रीज कर दिया, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यस। तो एच न्यू बराबर क्या होता है, 5 प्लस के मैक्स। बताओ न्यू बढ़ाओगे तो के मैक्स बढ़ जाएगा, यस। फोटो करंट, मैंने क्या कहा था, करंट को किससे लेना देना है, इंटेंसिटी से। फोटो करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे देखो क्या लिखा हुआ, ए पे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट नहीं हो रहे हैं, बी पे हो रहे हैं जस्ट इमिट, और सी पे ज़्यादा कुछ एनर्जी के साथ। मतलब फोटोन गिर रहा है 3 सरफेस पे, एक पे निकल ही नहीं रहा। इसका मतलब जो एनर्जी तुम गिरा रहे हो वर्क फंक्शन से क्या है, कम। यहाँ पे एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, यहाँ पे वर्क फंक्शन के बराबर है। यहाँ पे एनर्जी वर्क फंक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो थोड़ी एनर्जी के साथ निकल रहा है, राइट। आगे देखिए, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेज एनोड पोटेंशियल। देखो फोटो करंट वर्सेज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तो बना दिया पहले। फिर कहीं नहीं, इंटेंसिटी अलग अलग है, तो बोर्डे करंट भी अलग अलग रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे कोई चर्चा नहीं करी गई है। फिर पूछी ने इस वेवलेंथ पे कौन एमिशन करेगा कौन नहीं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले यहाँ से एनर्जी निकाल लेना है hc/लैम्डा से, ठीक। याद रखना hc को क्या लिख दोगे, 12400, बट अच्छी तरह से लैम्डा नैनोमीटर में रखा है, तो नैनोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से वेव एनर्जी निकल आएगी। मैं गेस कर रहा हूँ, मान लो एनर्जी आ गई 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इधर इसका वर्क फंक्शन ही बहुत ज़्यादा है, तो ये तो निकालेगा नहीं। इसका भी बहुत ज़्यादा है, क्या ये निकाल देगा, यस। क्या ये निकाल देगा, यस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको करना है सवाल। ये भी सेम प्रैक्टिस सवाल है,
कर लेना, बट थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी की यूनिट यहाँ जूल्स आएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसीलिए बस मैंने सवाल टिक किया और कुछ है नहीं। एच न्यू बराबर 5 + k max का एप्लीकेशन है बेसिकली वो। फिर से देखिए, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। पूछा है किस केस में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझो, इंटेंसिटी सेम है तो करंट क्या रहेगी, सेम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, सेम, तो दोनों ही केस में सेम रहेंगे, तो पहला तो ऑप्शन ही गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, एच न्यू बराबर क्या होता है, 5 + k max। अगर ये बढ़ाओगे तो k max बढ़ेगा कि नहीं, तो यानी 1 के केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वो सेम रहेंगे, यस। फिर से वही सेम सवाल आई थिंक, जब ऐसे टिक कर दिया, वही ऊपर वाला सवाल है, छोड़ दो इसको, ठीक है। इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कॉजिंग द एमिशन फ्रॉम सरफेस बट डज नॉट इफेक्ट, मतलब ये बता रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी नहीं बढ़ रही, राइट। उसका कारण मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे, राइट। अभी वैसे 55 सेम सवाल है, 56 भी सेम सवाल है, कर लीजिएगा। 58 का सेकेंड पार्ट बता देता हूँ, देखिए लिखा हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब फोटोन गिरते हैं तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन अब सेम एनर्जी से निकलते हैं, फालतू बात है, सभी इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं, सबकी सरफेस अलग अलग है, सबकी लोकेशन अलग अलग है, ठीक। अब देखो इधर ये सवाल, एक सोर्स ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, और ये वी है, ठीक। इसके बाद ये सब नाटक दिया हुआ है। मुझे बताओ, हमने आपको बताया था फॉर्मूला की इंटेंसिटी 1/d² के प्रोपोर्शनल होती है। बताओ मुझे, डिस्टेंस तुमने d/n कर दी, जितनी कम डिस्टेंस करोगे तो d/n, क्या n² ऊपर जाएगा, यानी इंटेंसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, n² टाइम्स। अगर इंटेंसिटी n² टाइम्स है तो क्या फोटो करंट भी n² टाइम्स हो जाए, क्योंकि इंटेंसिटी और फोटो करंट को लेना देना होता है, आई को आई से लेना देना है। कहीं नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ना गुरु, स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे लेना देना था, फ्रीक्वेंसी से, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देख के सवाल भयानक लग रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया है, ठीक, आप समझ गए होगे। अब यही वही सब सेम सवाल है, दोबारा तुम्हें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, अगर लग रहा है कि प्रैक्टिस करना देख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सब नाटक दिया हुआ है, ये सब सबका वर्क फंक्शन दिया है। पूछें 3300 एंगस्ट्रॉम में कौन निकाल पाएगा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एनर्जी निकालिए। अगर ये एनर्जी आ जाती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये निकाल पाएगा, नहीं। क्या ये निकाल पाएगा, नहीं। क्या ये तो निकाल लेंगे, यस बिल्कुल निकाल लोगे एनर्जी। फिर कहीं ने लेजर को 1 मीटर दूर रखा है, अगर 50 सेंटीमीटर दूर रख दे तो क्या कर दे, जरा सुनो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/d² था, अब तुमने डिस्टेंस हाफ कर दी तो d/2 करा, तो क्या ऊपर 4 आएगा, यानी इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अब बताओ, इंटेंसिटी अगर 4 टाइम्स बढ़ गई तो क्या फोटो करंट भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग रट के बैठे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, याद करो मैंने आपको बताया था ये पॉइंट क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड। तो अगर मैं पूछूं किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप बताओगे पी का थ्रेशोल्ड क्यू से ज़्यादा है। तो अगर यहीं पूछ लूँ वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा, बताओ वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू नॉट, किसका न्यू नॉट ज़्यादा है, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, इसका थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा क्यू का पी के मुकाबले। तो अगर मैं ये पूछ लूँ वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू नॉट किसका ज़्यादा, क्यू का, यानी वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा, क्यू का, और वर्क फंक्शन किसका कम होगा, पी का, ठीक। ये सब पूछा होगा और क्या पूछेंगे यार, ठीक है, वही सब सेम सवाल है। चलो कर देते इसको। स्केच द ग्राफ शोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्या यही ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये। फिर कहना है कि न्यू ए ग्रेटर देन न्यू बी, तो बताओ मुझे थ्रेशोल्ड जिसका ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी, दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं तो स्लोप एच रहता है। डज द ग्राफ ऑफ स्लोप डिपेंड ऑन द मेटल, नहीं, स्लोप दोनों का क्या रहता है एच, 3 भी ग्राफ होंगे तो भी वो क्या रहेंगे, पैरेलल। ये जो तेज लोग हैं 65 वो करें, और ये सही सेम 69 में, राइट। 70 सभी लोग अपने मन से करेंगे, 72 भी सभी लोग अपने मन से करेंगे, 76 किसी को करने की जरूरत नहीं, कोई रिपीटेड क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे भी एक रिपीटेड क्वेश्चन था, 77 में रिपीटेड क्वेश्चन है, 78 में आपको करा दे रहा हूँ। देखिए क्या क्या पूछा है इन्होंने, विच बीम हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो जूम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी किससे लेना देना होता है, याद करो स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो बताओ मुझे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है कि नहीं, तो बी का सबसे ज़्यादा होगा। फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब होता है, एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, ओ सॉरी मिनिमम, ठीक। आते हैं इस पर। फिर पूछा है किस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम मोमेंटम, एक बार बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, के मैक्स बराबर ई वी नॉट, जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बी की, ठीक, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो एनीवेज अब देखिए इसी में एक पार्ट है, मैं आपको बता दूँ, जिसके मैंने न्यूमेरिकल 2-4 रखे हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल एकदम 100% है, मतलब आपको अगर आए तो आप सब लोग बना लोगे, ठीक। वो कैसे न्यूमेरिकल, उसके लिए देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। mv को हम लोग ऊपर नीचे नाटा कटक करें तो पी को √2 mk लिख सकते हैं,
काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। तो दो फॉर्मूले, एक हो गया पी अंडर रूट टू एम के मोमेंटम और क्यू डेल्टा वी। तो लैम्डा का फॉर्मूला एच बाई पी होता है, सब लोग जानते हैं। पी को एम वी लिख सकते हैं, पी को अंडर रूट टू एम के लिख सकते हैं यहाँ से, और के को लिख सकते हैं क्यू डेल्टा वी। तो फॉर्मूले आप कहोगे कौन कौन से रटे, ये तो रटा ही होगा, एक ये रटोगे, एक ये रटोगे, और ये तो याद रहना चाहिए, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में मास भी जानते हैं, चार्ज भी जानते हैं, तो एच भी तो पता ही है। अगर वो सब डेटा पुट कर दें तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली फॉर्मूला ये हो जाता है, डेल्टा वी वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखिएगा। ग्राफ पूछते हैं वो लोग, पी वर्सेस लैम्डा या लैम्डा वर्सेस पी, मतलब पी वर्सेस लैम्डा या लैम्डा वर्सेस पी, वो ये हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, याद रखना ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये पूछा गया है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो इधर। फिर है लैम्डा वर्सेस रूट वी का ग्राफ। अब थोड़ा यहाँ कंफ्यूज मत होना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, तो रट लीजिए प्लीज। देखिए इधर, जो उनको मैथ्स क्लियर वो लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था बताओ, एच बाई अंडर रूट टू एम के। तो बताओ रूट वन अपॉन आ रहा है तो हाइपरबोलिक है, ठीक। अब यहीं पे लैम्डा का एक और फॉर्मूला था अंडर रूट टू एम क्यू डेल्टा वी। तो रूट डेल्टा वी में हाइपरबोलिक आ रहा है, लेकिन जहरीले सवाल कैसे बनते हैं, वो कहेंगे वन अपॉन रूट डेल्टा वी। तो याद रखना स्ट्रेट लाइन रहेगा, डरो मत, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, केवल 10 मिनट अगर दोगे सब याद हो जाएगा। 10 मिनट 10, इसीलिए सब कुछ लिख दे रहे हैं, मतलब आपको कहीं जाना ना पड़े, आपको कहीं जाना ना पड़े, राइट। कंसोलिडेटेड एक ही जगह सारी चीज़ें। अब देखिए अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। थ्योरी में बताया था मास ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज होता है +2e। न्यूट्रॉन के बारे में 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट, +c। बस इतनी थ्योरी काफ़ी है। देखो न्यूमेरिकल कैसे निपटाते हैं, देखो कहीं नहीं, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा का फॉर्मूला याद करो क्या था, कई सारे फॉर्मूले थे, क्या यहाँ काइनेटिक एनर्जी दी है तो फॉर्मूला लगाएंगे एच बाई अंडर रूट टू एम के, राइट। ऊपर लिखेंगे अल्फा, फिर नीचे क्या लिखेंगे प्रोटॉन, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। मैं करने नहीं वाला, आई होप आप समझ पा रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है, राइट। आगे देखो, फिर कहा है पी वर्सेस लैम्डा, मैंने कहा था ना, पूछा जाता है पी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ क्या हाइपरबोलिक होगा, जी हाँ। आगे देखिए, फिर कहीं ने टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंटम की बात चली, लैम्डा बराबर एच बाई पी लगाएंगे कि नहीं, यस। अब दोनों के लिए एच तो सेम होता ही, पी भी सेम दे दिया, तो क्या रेशियो ऑफ वेवलेंथ 1:1 हो जाएगा, डेफिनेटली। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हम सेव काइनेटिक, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एच बाई अंडर रूट टू एम के, एच बाई अंडर रूट टू एम के दोनों का सेम है। कहीं ना किसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, वेवलेंथ उसी की शॉर्टर होगी जिसका मास ज़्यादा होता है। मास किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का। होपिंग आप समझ पा रहे होगे, राइट। ये देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था 1/√v या लैम्डा वर्सेस ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। जो थोड़े तेज हैं वो लोग समझेंगे, अदरवाइज मैंने ग्राफ तो बना ही दिया। फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटेड 100 वोल्ट से पूछी ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ, याद करो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, एच बाई अंडर रूट टू एम क्यू डेल्टा वी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, 12.27 अपॉन रूट वी। रूट वी कितना दिया हुआ 100 वोल्ट, तो आप आंसर निकाल लेना जितना भी आ जाए। फिर पूछा हाउ विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज होगी जब वेलोसिटी चेंज करे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मैं फॉर्मूला इसलिए सवाल बार बार दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सवाल भी ना दिखाऊँ, डायरेक्टली आप कर पाओगे। लैम्डा का फॉर्मूला क्या लगाओगे, एच बाई अंडर रूट टू एम क्यू डेल्टा वी, राइट, या 12.27 बाई रूट वी, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, राइट। ये सवाल जो थोड़े तेज लोग हैं 17 वही करिएगा, अदरवाइज सब लोग मत करिएगा, पूछा भी नहीं जाता है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब ये सब सवाल आप देख लेना खुद से, ठीक है। ये टिक करें हमने, उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड है, कोई भी तुमको और रैंडम हम पढ़ के दिखा सकते हैं। चलो सर ड्यूट्रॉन वाला एक बार देख लेते हैं, देखो ये देखो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन एक्सेलरेटिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एच बाई अंडर रूट टू एम की, गलत, एच बाई अंडर रूट टू एम क्यू डेल्टा वी। क्या डिवाइड कर लोगे, बिल्कुल। तो आपको समझ में आया होगा कि जो सवाल तमाशे ऐसे दिए हैं, अगर आपके पास समय कम हो तो आप फार्मूला याद कर ले और एक दो बार इनको देख ले, जैसे मैंने बताया, बस इतना सफिशियंट है, राइट। ये देखिए ये भी सेम सवाल है, याद करो लैम्डा वर्सेस 1/√v, राइट। ग्राफ क्या था, ये देखिए हाँ चला गया तमाशेबाज। ये इसका स्लोप क्या होता है, एच बाई अंडर रूट टू एम क्यू, है ना। तो वही पूछा उन्होंने क्या है क्या नहीं। ये देखिए इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा, एच बाई अंडर रूट टू एम क्यू। फिर पूछा है कि कौन सा लाइन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इनमें से कौन 1s2 1s3। तो स्लोप याद करो क्या था, एच बाई अंडर रूट टू एम के, मास नीचे आ रहा है तो स्लोप ज़्यादा होगा तो उल्टा होगा। तो बताओ मुझे स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का, तो ए का मास क्या रहेगा कम, बी का मास क्या रहेगा ज़्यादा। अब बताओ बी कौन होगा, ट्रिटियम, और ए कौन होगा, ड्यूटीरियम। होपिंग आप समझ पा रहे होगे, कठिन सवाल हैं ये सब, राइट। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस चैप्टर में, बहुत ही छोटा प्लेन प्यारा सिंपल चैप्टर है। देखिए पहले तो फॉर्मूले, जैसा मैंने कहा हर चैप्टर का जो मेन मसाला मैं पहले बता देता हूँ। देखिए इधर रेडियस का फॉर्मूला होता है आर बराबर आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू ये होती है, ए होता है मास नंबर, ठीक। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलरेडी डेरिवेशन बता चुका हूँ, कांस्टेंट रहती है। ट्रिक सवाल पूछे एल्युमिनियम और कॉपर का, एल्युमिनियम और सोडियम का, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का न्यूक्लियर डेंसिटी कितना होगा 1। अब देखो सबसे ज़्यादा सवाल जो है इस पे है,
एनर्जी पे, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम होता है मेरे भाई मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं? इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। हमेशा याद रखें ना, इनिशियल मास ज़्यादा होगा, फाइनल मास कम होगा, ठीक। और इनिशियल भी टोटल मास होता है, फाइनल भी टोटल मास होता है, इस बात को अच्छी तरह बैठा लेना। अगर एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी कभी कभी क्यू वैल्यू बोलते हैं, याद रखना। डेल्टा एम अगर नेगेटिव हो तो प्रोसेस फीसिबल नहीं है, और डेल्टा एम अगर पॉजिटिव हो तो प्रोसेस फीसिबल है। मतलब वो कभी कह दें कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं, एनर्जेटिकली पॉसिबल है कि नहीं, तो आप डेल्टा एम कैलकुलेट करोगे। अगर मास डिफेक्ट नेगेटिव आ गया तो याद रखना प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी फाइनल, एनर्जी इनिशियल। तो अब अगर मैं आपको कहानी बताऊं, जो भी न्यूमेरिकल करने हैं, तो मास डिफेक्ट निकाल के डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, देखो दो तरीके से एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो, एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये है डेल्टा ई, राइट। एक है ये, कौन सा कहाँ लगाएं? ये वाला तब लगाएंगे मास डिफेक्ट दिया हो, और मास डिफेक्ट में हमने बताया कौन सा मास ज़्यादा होता है, इनिशियल और फाइनल। एनर्जी कौन सी ज़्यादा होती है? फाइनल, और कौन सी कम होती है? इनिशियल। थोड़ा उल्टा है, ठीक। और हर एक में सबसे पहले क्या लिख लेनी चाहिए रिएक्शन में? देखो मैंने लिखा है ना, सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए रिएक्शन, उसके बाद ही कुछ करिए। अब देखिए सवाल देखते हैं, घटिया घटिया। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, अरे मुझे मूर्ख मत बनाओ, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहती है। फिर कहा रेशियो ऑफ न्यूक्लियस आर रेडियस सी है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आर बराबर आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ए कितना है इसका? 27। इसका कितना है? 125, ठीक। तो चलो एक घटिया सवाल है यार, बट क्या करें, रोने लगोगे। आर एक्स बाई आर वाई, बताओ क्या लिखोगे? आर नॉट ए टू द पावर 1/3, तो आर नॉट 27 टू द पावर 1/3 अपॉन आर नॉट 125 टू द पावर 1/3। क्या सॉल्व कर लोगे? यस। देखिए मैं करके नहीं दिखाऊंगा पूरा, लेकिन आपको बता दे रहे। देखिए कहा गया है 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं हीलियम न्यूक्लियस बनाने। मैंने क्या बताया, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? हीलियम न्यूक्लियस, ठीक। फिर उन्होंने क्या कहा, इस प्रोसेस में एनर्जी, एनर्जी निकालनी। तो एनर्जी का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम मैंने क्या बताया था? इनिशियल माइनस फाइनल। अब बहुत होश से सुनना, ये दिया हुआ है हीलियम के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास, तो क्या मैं यही रख दूंगा इनिशियल मास में? गलत। कितने न्यूक्लियस हैं? 4। तो आंसर लिखोगे 4 इंटू 1.007825 इनिशियल मास, माइनस फाइनल कितना है? ये 4.002603। क्या यहाँ से डेल्टा एम निकल आएगा? डेफिनेटली। और फिर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? सी स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, देखो ट्रिक क्या, वो यूजुअल है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। एक बार ढंग से सुनना, मुझे बताओ जो भी मास डिफेक्ट है, क्या वो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में आएगा? यस। यू के टर्म्स में आएगा? यस। अब देखो इधर, तो ई बराबर, मान लो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 2u, पता नहीं कितना आएगा, इंटू सी स्क्वायर। 1u की वैल्यू अगर ये दी है तो लिख दो, अदरवाइज जनरली 931.5 लिखते हैं, बट ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ u की जगह क्या लिख दोगे? 931.5, या वो जो भी दिया 931 एम ई वी बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। क्या सी स्क्वायर कैंसिल हो गया? यस। फिर से बताता हूँ, पहले क्या निकालोगे? मास डिफेक्ट, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, और मास डिफेक्ट यू के टर्म्स में आएगा, और यू को लिखेंगे 931.5 एम यू बाई सी स्क्वायर। क्या सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? यस। हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब मेरी बात बहुत ढंग से सुन लीजिएगा, कि यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो उसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन लेने की गलती ना करना, नहीं तो इंतकाल हो जाएगा तुरंत, ठीक। अब देखो देखो, कैलकुलेट द एनर्जी इन द फ्यूजन, तो ये तो आसान ही है गुरु, बहुत ही आसान है। देखो इधर, यहाँ तो एनर्जी खुद ही दे दी मास। अब तो बताओ, यहाँ एनर्जी से मास डिफेक्ट से, एनर्जी से हमको पता है एनर्जी कौन सी ज़्यादा होती है? फाइनल। तो देखो इधर, ये फाइनल एनर्जी दी है, क्योंकि न्यूट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं, ये फाइनल एनर्जी है, और ये इनिशियल एनर्जी। अब कई बालक सोचेंगे ओके सर ने बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 7.73 से हम लोग 2.23 सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर आ जाएगा। गलत, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 2, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस। तो ये आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। होपिंग आप समझ पा रहे हो, राइट। फिर इन्होंने कहा एक न्यूक्लियस मास नंबर 240 दो में टूट रहा है 120। मैंने क्या कहा था, जो समझदार बालक होते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? रिएक्शन। तो देखो इधर, एक मास नंबर 240 है, वो टूट रहा है दो न्यूक्लियन से, मान लेते हैं ए नॉट, 120 जिनका मास नंबर, राइट। कहीं ने एनर्जी रिलीज्ड, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी ज़्यादा होती है? फाइनल की इनिशियल। कुछ जो कम दिमाग बुद्धि होंगे वो कहेंगे ओके फाइनल 8.5 है, और इनिशियल कितनी है? 7.6। ये लो आंसर हो गया। गलत। मैंने क्या कहा था? टोटल एनर्जी, जो ए से डिवाइड किया गया ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अब बताओ न्यूक्लियन कितने यहाँ पे? 120, तो 120 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन है कितने? 2, तो अब ये हो गई टोटल फाइनल एनर्जी। यहाँ कितने हैं? 740, 240, तो ये 240। अब ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन ना कर पाना छोड़ देना, परेशान ना होना इसके चक्कर में, आंसर हाफ ही कटेंगे फाइनल आंसर ना निकाल पाने के, ठीक। एक और आपको प्रैक्टिस कराते हैं, देखिए इधर, एक 240 मास नंबर है,
ठीक, एक्स न्यूक्लियस है, 240 मास नंबर, वो टूट रहा है वाई प्लस जेड, वाई का मास नंबर है 110 और इसका है 130। ठीक, एनर्जी कौन सी ज़्यादा होती है, इनिशियल की फाइनल? इनिशियल, फाइनल फाइनल। इसकी कितनी दी है 8.5, इसकी भी कितनी दी है 8.5, इसकी कितनी दी है 7.6। अब तो मैं समझ रहा हूँ कोई मूर्ख नहीं होगा। फाइनल एनर्जी होगी 8.5 इंटू 110 प्लस 130 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6। आई होप यहाँ से एनर्जी निकल आएगी और आप समझ भी पा रहे हो, राइट। ये सवाल खुद से करिएगा, ये दिख रहे हैं 2 बार आए हैं, इसको देख लीजिएगा अपने मन से। फिर यहाँ पे कहा गया है कि क्या ये प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग क्या देखने में बिलीव करें, रिएक्शन। तो देखो इधर आयरन 56 जो है, आयरन 56 2 एल्यूमिनियम में टूट रहा है 28 वाला, राइट। तो बताओ मुझे मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। फाइनल 2 एल्यूमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ मुझे ये हो गया इनिशियल माइनस फाइनल मास। क्या अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है, अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोसेस फिजिबल है, राइट। आई होप आप लिख पाओगे एग्जाम में भी। यही फिर से इसको भी करिएगा, कहीं ने स्पॉन्टेनियसली प्रोटॉन इमिट नहीं कर सकता। यहाँ भी देखोगे रिएक्शन लिखने के बाद आप देखोगे मास नंबर डेल्टा टाइम कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप देखोगे सवाल नेगेटिव हो गया, इसका मतलब प्रोसेस पॉसिबल नहीं। ठीक, फिर देखो कहीं नहीं, इस रिएक्शन में हमें एनर्जी निकालनी है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ एनर्जी निकालने के 2 ही फॉर्मूले हैं, एक है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वो यही लगेगा यहाँ पे क्योंकि मास डिफेक्ट दिया। तो बताओ मुझे फाइनल मास में कौन कौन है, सॉरी इनिशियल मास में ये और ये, यानी ये बंदा इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया इनिशियल मास, राइट। फाइनल में रेड वाले हैं ये दोनों, ये बंदा और ये बंदा। अब तुम कहोगे न्यूट्रॉन का मास जोड़ दिया, हाँ न्यूट्रॉन की एनर्जी नहीं होती बाइंडिंग एनर्जी, न्यूट्रॉन का मास तो होता ही है। तो देखो क्या से डेल्टा एम निकाल लोगे, डेल्टा एम किसके टर्म्स में आएगा, यू के, तो 1 यू को ये रख देंगे। होपिंग आप समझ पा रहे होगे कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिक भी समझ में आ रही होगी। ये सवाल 36 खुद से करिए, कर जरूर लीजिएगा। अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर में, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। देखिए एनसीईआरटी कुछ चीज़ें करते हैं, 5-10 मिनट लगेगा। इधर देखिए सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिख दे। तो फॉर्मूला है ही क्या यार, यही फॉर्मूला लगना। पहले तो फॉरवर्ड बाइसिंग समझ लो। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग सेमीकंडक्टर में ये होती है, ज़्यादातर लोग ये रटे रहते हैं कि प्लस को प्लस से जोड़ दो और माइनस को माइनस। प्लस माइनस कुछ होता नहीं, हाई और लो पोटेंशियल होता है। जैसे एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर मैं आपसे कहूँ ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट का मतलब होता है ये 0 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट, ठीक। अगर ये 10 वोल्ट तो ये 20 वोल्ट। अब जब इस केस को देखो, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी, लेकिन अभी भी डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, राइट। मान लो ये माइनस 10 वोल्ट है, तो बताओ ये कितना होगा, 0। तो 0 माइनस 0 10 कितना हो जाएगा, 10। तो बेसिकली हमें रटना क्या है, ये लो पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, हाई पोटेंशियल। इसके चक्कर में ना पड़ना कि कोई एक माइनस है कोई एक पॉजिटिव है, ठीक। तो अब सुनो, तो हम लोग अब हम लोग कैसे रटेंगे, लो पोटेंशियल किससे जोड़ते हैं, एन से, और हाई पोटेंशियल किससे जोड़ते हैं, पी से। तो वो होगा फॉरवर्ड बाइसिंग। और एक फॉर्मूला होता है NH बराबर NI स्क्वायर, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इसी पे सवाल आते हैं, 2 ही तरह के सवाल हैं, उनको पहले देख लिया जाए। जैसे इधर देखिए, अगर आप देखो तो सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में इतने एटम है, ठीक है साहब, होंगे। फिर कहीं ने 1 ppm बाय कंसंट्रेशन पेंटावेलेंट। अब मुझे बताओ पेंटावेलेंट में आपको याद होगा तो वो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी देता है, ठीक। तो नहीं याद है तो रट लो, पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होती है, 5 वैलेंसी होती है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो टोटल कितने सिलिकॉन क्रिस्टल, इतने, ठीक। तो मुझे बताओ 5, एक सेकंड, 1 ppm का मतलब होता है 10 लाख में एक, मतलब कि 10 लाख एटम, यानी 10⁶ अगर एटम है तो एक पेंटावेलेंट आएगा। एक पेंटावेलेंट आएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर एक एटम हो तो बताओ क्या होगा, 1/10⁶। अब आप एटम कितने, 5 इंटू 10⁻28, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 10⁻28/10⁶, बताओ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻22, राइट। तो अगर मैं पूछूं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 इंटू 10⁻22। होप आप समझ पा रहे होगे, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए, ठीक। NI ये दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है गुरु, NH बराबर NI स्क्वायर। NE रख दो, NI रख दो, NH। बिलीव नहीं करोगे, यही एक सवाल है जो घुमा फिरा के 2-3 बार पूछा गया, तो बहुत होश से याद रखना, ठीक। आगे देखो, न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, टाइम नहीं पास कर रहे हैं। ये सवाल घुमा फिरा के बार बार आता है। देखिए इधर डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो ये ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक डिवाइस नहीं है तो इनका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, डेल्टा V बाई डेल्टा I, राइट। अब देखो इधर तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है, तो देखो इसको ढंग से देखो। हमसे कहा गया है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है इस डायोड का 2 जगह, एक निकालना है 15 मिली एम्पियर पे, एक -10 वोल्ट पे। देखो तो फॉर्मूला क्या है बताओ,
डायनेमिक रेजिस्टेंस का डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ठीक, अब बहुत ढंग से समझना। एक यहाँ पे इन्होंने गलती करी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। गलती ये है गुरु कि जो गलती का मतलब डेटा कम दिया, ये 15 जब एम्पियर मिली एम्पियर करंट है तो यहाँ वोल्टेज जो होता 0.7 होता, मतलब जो यहाँ पे लिखा नहीं मिसिंग है ये 0.7 रहता। ठीक है, कुछ जो मतलब ये डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन जो बुक्स होती हैं आप उसमें देखोगे लिखा रहता है। ठीक, तो अब सुनो मेरी बात। फॉर्मूला क्या लगाओगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ठीक, तो मैं इसको अलग बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 10, 15, 20, 10 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है 0.7, इसके करस्पॉन्डिंग है 0.8। 15 पे निकालना, 15 पे दिया नहीं तो बताओ डेल्टा वी बाई डेल्टा ही निकालेंगे, तो डेल्टा वी कितना हो जाए बताओ मुझे, 0.8 माइनस 0.7, 0.8 माइनस 0.7 अपॉन डेल्टा ई कितना हो जाएगा 20 माइनस 10। इसको यहाँ छोड़ मत देना, ये मिली एम्पियर में, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, क्या ये वोल्टेज 0.7 है? जी हाँ। क्या मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है? हाँ। तो मुझे वहाँ पर वोल्टेज नहीं पता, तो मैंने इन दोनों के बीच में डेल्टा वी और इन्हीं दोनों के बीच में डेल्टा आई निकाला। डेल्टा आई को मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना किया, राइट। फिर निकालना था -10 वोल्ट पे, तो -10 वोल्ट पे कोई तकलीफ ही नहीं, क्योंकि 1 ही एम्पियर करंट है, तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस निकाल दो, क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाई करंट। करंट माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻⁶। होपिंग आपको समझ में आ रहा होगा। ये सवाल बड़ा ज़रूरी है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, अब एक दो सवाल उससे कर लेते हैं पीडीएफ वगैरह से, सेमीकंडक्टर को समझाने के लिए। जैसे एक आध सवाल कर लेते हैं, देखिए जैसे ये है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड मतलब कि जो इसका कट ऑफ वोल्टेज होता है वो 0.7 दिया हुआ है और तुमने अप्लाई किया 0.5, तो देखो अब ये करंट नहीं होगा क्योंकि इसका खुद का तो कुछ वोल्टेज होता है ना, याद करो डिप्लीशन रीजन को जीरो करने के लिए। भले ही फॉरवर्ड बायस है, प्लस को प्लस से जोड़ा, यस फॉरवर्ड बायस है, लेकिन उसके बावजूद ये करंट फ्लो होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, ज़्यादा, राइट। एक आध और करा देते हैं बस, और तो हाँ जैसे ये सवाल है मान लो, इन्होंने कहा है कि हमें 1 एम्पियर 1 ओम के साथ करंट निकालना है, 1 ओम से कितना करंट होगा, राइट। तो देखो इधर हमें यहाँ से करंट निकालना है। देखो ये रिवर्स बायस है तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट से हटा दो इसको, तो हटा दिया तुमने। और ये आइडियल डायोड है तो इसका कुछ थ्रेशोल्ड नहीं होगा। अगर रियल में होता तभी आपने देखा कुछ वैल्यू होती, बट फिलहाल थ्रेशोल्ड। तब तो सर्किट कितना ईजी हो गया। ये तो करंट क्या होती है, वी बाई आर। वी कितना है 6 वोल्ट, आर कितना 2 और 1 कितना 3, 2 एम्पियर। समझे? देख के तुम्हें टफ लग रहा होगा लेकिन घटिया सवाल है, राइट। आगे देखो, इस तरह की रिवर्स है कि फॉरवर्ड। देखो इधर अगर इस सवाल को देखें तो आपको लगेगा कि 0 वोल्ट किससे लगाया हुआ, पी से, और +5 वोल्ट किससे लगाया, एन से। मैंने क्या बताया था, लो पोटेंशियल को एन से जोड़ते हैं तो होता फॉरवर्ड। यहाँ पे तुमने हाई पोटेंशियल किससे जोड़ दिया, एन से, तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। सही लिखा हुआ है, ये रिवर्स बायस होगा। मैं सॉरी पूछा गया है कि रिवर्स होगा कि फॉरवर्ड। ठीक, अब ये सवाल आप खुद से प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास होगी, इसको प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। एनीवेज थैंक यू सो मच। पार्ट 2 मैंने आपको पूरा बता दिया, गर्दन भी दर्द होने लगी, इसको 1-2 बार घुमा फिरा के देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, एनीवेज ऑल द बेस्ट। पार्ट 1 कल आपको दे देंगे शाम तक, ठीक है।